हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप पहुंच चुके हैं 60 डेज बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत डे 5 में। जी हाँ, आप यदि 4 दिन तक आपने पूरी वीडियोस देखी हैं, प्रैक्टिस की है आपने, तो आपके लिए आज का ये वीडियो अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जो वीडियोस हम आपको बतलाते जा रहे हैं, प्रतिदिन की जो क्लास होती जा रही है, उतना यदि आप प्रैक्टिस करके और फिर समझते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद जाकर के जो भी चीज आज की क्लास में बतलाई जाएगी उसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी क्लास के साथ मिलते हुए आपका भी कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है और आपसे वर्क करते भी बहुत अच्छे तरीके से आने लगा है। तो मैं आपको बतला दूं, यदि आपको ये सारी चीजें आती हैं, YouTube ने आपको ये वीडियो सजेस्ट किया है, आपके पास नोटिफिकेशन गया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को ऐसे ग्रुप में डाल दें जो कि घर बैठ करके कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं। शेयर कर दीजिए, यदि आप कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। अब डे 5 में आप पहुंच चुके हैं। जो 4 दिन के वीडियोज हैं उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है और प्रतिदिन एक एक करके वीडियोस उसमें ऐड होती जाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं डे 5 में हम क्या करने वाले हैं। डे 5 में हम सीखेंगे MS वर्ड से संबंधित और भी इंटरेस्टिंग कुछ ऑप्शन। ठीक है, कल की क्लास में हमने होम टैब के अंतर्गत सभी ऑप्शन को देखा था। इसके बाद अब हम MS वर्ड के अंतर्गत जो नेक्स्ट टैब होती है उससे रिलेटेड पूरे ऑप्शन देखेंगे कि कैसे उन ऑप्शंस का इस्तेमाल MS वर्ड में किया जाता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आप एक एक करके ऑप्शन का जो उपयोग सीख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप एक एक टैब का उपयोग सीख जाएंगे, उनके अंतर्गत जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब हम आपको एक्सरसाइज देंगे करने के लिए तो आप बिल्कुल स्मूथली बड़े आराम से उन एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं MS वर्ड से रिलेटेड और कौन से एडवांस ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं किसी भी ऑफिस वर्क में या कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी जॉब से रिलेटेड, तो कौन से ऑप्शंस को ज्यादातर जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं MS वर्ड से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन का यूज। चलो देखो, होम टैब के अंतर्गत ये अपना अगला ऑप्शन दिया गया है जिसको क्या बोलते हैं, ये स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग प्री डिफाइंड डिज़ाइन के नाम यहाँ दिए गए हैं और उनको अपन सेलेक्ट करके वो डिज़ाइन को अपन एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल दिया गया है, फिर दिया गया है नो स्पेसिंग ऑप्शन, हेडिंग 1 दिया गया है, हेडिंग 2 दिया गया है, हेडिंग 3 दिया गया है, हेडिंग 4 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे टाइटल दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं डिज़ाइंस के, जिसको बोल सकते हैं प्री डिफाइंड डिज़ाइन या स्टाइल्स। इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं। इनको अप्लाई करना सीखने के लिए मान लीजिए इसमें हम बना हुआ टेक्स्ट जो है लेकर के आ जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम जैसे ही फंक्शन टाइप करते हैं तो ये फंक्शन के द्वारा ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। इस टेक्स्ट को ज़रा इसकी फॉर्मेटिंग हम नॉर्मल कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ और बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग सेट की है। देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरीके का हमारे पास टेक्स्ट दिया गया है। अब इस टेक्स्ट को जो कि पैराग्राफ जैसे दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये कुछ अलग प्रकार का टेक्स्ट होता, ये कोई कोटेशन लिखा होता, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते और सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से सेट करें। हम देखो जैसे ही इसमें कोट्स में क्लिक करते तो ऑटोमेटिक ये कोटेशन के रूप में इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती। जैसे कोटेशन होते हैं, सुविचार, है ना, उसको अगर आपको लिखना है तो आपने जस्ट टाइप किया और यहाँ पर कोट में क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक वो उसकी फॉर्मेटिंग ले लिया। नहीं तो आपको अगर ये डिज़ाइन नहीं दी होती तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इसको अलग से सेलेक्ट करो, अलग से सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको बोल्ड करो, इटैलिक करो या उसका वैसा फॉन्ट सेलेक्ट करो, खुद दिमाग लगाओ कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी। तो इसमें इसने क्या दिया है कि कुछ पहले से बनी हुई डिज़ाइन दे दी है और उन डिज़ाइन को हमको केवल सेलेक्ट करना है और वो अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एक और है इंटेंस कोट, ये कोटेशन लिखा हुआ है किसी प्रकार की किताब में,
तो उसको भी अगर हमको सिंपली सेलेक्ट करके इंटेंस कोट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से फिर से हमने उसको सेलेक्ट किया, उसके अलावा हमको स्ट्रॉन्ग में लिखना है तो ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको बुक टाइटल के रूप में लिखना, बुक टाइटल के रूप में जाएगा। सब टाइटल के रूप में देना, सब टाइटल आ जाएगा। नॉर्मल करना है टेक्स्ट को तो टेक्स्ट को हम यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट नॉर्मल हो गया, मतलब इससे किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग हट चुकी है। और इसका क्या उपयोग होता है वो भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे इस डॉक्यूमेंट को हम और बना लेते हैं इस प्रकार से। ये कॉपी पेस्ट कर दिया हमने इसको कई बार, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए कुछ इसकी हेडिंग्स भी हैं, तो ये हमने यहाँ पर देखिए इसकी हेडिंग्स भी बना ली। ये कॉपी पेस्ट कर दिया, एक हेडिंग ये बना ली हमने, और दूसरी हेडिंग हमने मान लीजिए यहाँ से ले ली, कोई भी हेडिंग बना ली। ये एक उदाहरण को बतलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी तो आप लोग इंटरनेट से निकाल सकते हैं, या खुद आपने कुछ ऐसा टाइप किया हुआ है या आपने नोट्स बनाया हुआ है, उसमें हेडिंग तो होगी ही। जैसे अपना कोई सब्जेक्ट है उसमें हम देखते हैं बुक्स में कि बार बार हर चीज़ में अलग अलग हेडिंग्स आती हैं, तो कुछ इस तरीके की हेडिंग भी हम अपने इसमें पहले वर्ड में जो भी हमारे पास मैटर है उसमें हमने इस तरीके से बना ली। अब जो भी हेडिंग है उसको हमको हेडिंग के रूप में स्पेसिफाई यदि नहीं किया है, हेडिंग के रूप में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो क्या प्रॉब्लम इसमें आती है कि जब हम डॉक्यूमेंट के अलग अलग व्यूज़ देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, व्यू टैब में जाते हैं, और व्यू टैब में जाने के बाद अगर हम इसके आउटलाइन में क्लिक करते हैं तो ये देखो ये आउटलाइन में उतने अच्छे तरीके से ये आउटलाइन नहीं बनती है। मतलब अगर ये एक हेडिंग है तो इसको हेडिंग की तरह दिखना चाहिए, ये अगर उसके अंदर का टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की तरह दिखना चाहिए, अगर ये सब हेडिंग है तो सब हेडिंग की तरह दिखना चाहिए। तो ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको बना दिया हेडिंग 1। ठीक है, अब हमारा ये डॉक्यूमेंट की ये एक हेडिंग 1 हो गई। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब आप वर्ड में ना नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाते हो और उसमें देना चाहते हो कि ये एक मुख्य हेडिंग हो गई, ये मुख्य हेडिंग के अंदर की एक हेडिंग हो गई, ये उस अंदर की हेडिंग के अंदर की एक और हेडिंग हो गई। तो उसको कैसे स्पेसिफाई करें ताकि उसको वर्ड समझ सके कि ये मुख्य हेडिंग है कि ये सब हेडिंग है? तो उसके लिए उस हेडिंग को सेलेक्ट करके हेडिंग 1 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से आते हैं यदि ये इसकी दूसरी हेडिंग है, हेडिंग 2 का मतलब होता है हेडिंग के अंदर की हेडिंग। तो एक बार आपने उसको हेडिंग 2 यदि दे दिया, फिर उसके बाद उसको जैसी फॉर्मेटिंग करना है कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको हेडिंग 2 के रूप में उसने ले लिया है कि ये हेडिंग 2 है, इसको इसने हेडिंग 1 के रूप में ले लिया है कि ये हेडिंग 1 रहेगा। फिर चाहे आप बोल्ड करें, इटैलिक करें, साइज़ वगैरह बढ़ाना हो तो भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हेडिंग 1 हो गई, ये हेडिंग 2 हो गई। इसी तरीके से इसको हम हेडिंग 3 बना देते हैं। ये देखिए हेडिंग 3 बना दिया इसको हमने। इसको भी चाहें जैसा कलर देना चाहें, बोल्ड करना चाहें, साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, ये हेडिंग 3 हो गई। ऐसे करके हम अलग अलग पैराग्राफ या अलग अलग मैटर की अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं। अब जब आपने अलग अलग हेडिंग दे दी तो इसका उपयोग कहाँ पर होगा, फ़ायदा कहाँ पर मिलेगा? इसका उपयोग मिलेगा व्यू टैब में, आउटलाइन ग्रुप में। जैसे हम ये आउटलाइन व्यूज़ में क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर आ गई आपकी ये मेन हेडिंग आ गई। ये देखो मेन हेडिंग के अंदर सारा कुछ कोलैप्स हो गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखो ये उसके अंदर की हेडिंग आ गई, और ये दूसरी हेडिंग आ गई। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर की तीसरी हेडिंग आ गई। तो इसने क्या बता दिया आउटलाइन में कि मुख्य हेडिंग ये है, उसके बाद की हेडिंग ये है, उसके बाद की हेडिंग ये है, और अगर हम इस प्लस में क्लिक करते हैं तो वो मुख्य हेडिंग है। तो बाकी के टेक्स्ट को उसने क्या कर लिया, कोलैप्स कर लिया। और फिर इस पर हम क्लिक करते हैं तो बाकी के टेक्स्ट को ये क्या कर देता है, इस तरीके से एक्सपेंड कर लेता है। ये तो एक हेडिंग ये हो गई, उसके अंदर की हेडिंग ये 2 बना दी हमने, उसके अंदर की हेडिंग 3 हमने ये बना दी। और ये हेडिंग 1 2 3 किसके द्वारा हम बना पाए? ये हेडिंग 1 2 3 हम यहाँ से सेलेक्ट करके बना पाए। इसी प्रकार से हम हेडिंग 4 हेडिंग 5 भी बना सकते हैं। तो ये लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट यदि हमारे पास, तो उसके लिए ये चीज़ दी गई है। इसी को चलिए थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी बचा हो तो इसका कन्फ्यूजन हम दूर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया DCA फर्स्ट सेम, यहाँ पर हमने लिख दिया DCA सेकेंड सेम। इसके बाद यहाँ पर हमको सब्जेक्ट डाल देते हैं। सब्जेक्ट में हम डाल देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर
दूसरा हो गया पीसी पैकेज, तीसरा हो गया एमएस एक्सेस। जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने टाइप कर दिए हैं, उसी का हम दूसरा उदाहरण समझ रहे हैं। यहाँ पर और सब्जेक्ट टाइप कर दिए हमने, इंटरनेट और से एंड वेब पेज डिजाइनिंग। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया आईटी ट्रेंड्स, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया डीटीपी। तो जो डीसीए में है वो आपके इतने सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। अब इन सब्जेक्ट के अंदर आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट के अंदर ये मेन हेडिंग हो जाए, ये उसके अंदर की सब हेडिंग हो जाए, और हेडिंग बनाना, जैसे अगर हम पढ़ चाहते हैं फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इसमें मेमोरी के बारे में। ये मेन हेडिंग हो जाए, ये उसके अंदर की हेडिंग हो जाए, और ये तीनों उसके अंदर की और हेडिंग्स हो जाएं। इनके अंदर कुछ मैटर भी ले आते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप करके एक मैटर भी ले आते हैं, ताकि पूरी हेडिंग के रूप में हमारे पास ये इस तरीके से बन जाए, है ना। ये आप लोग भी इसको बना सको, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पूरा टाइप करके और एग्जांपल बतला रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना जाए कि ये मैटर कहाँ से आ गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी अलग से फॉर्मेटिंग को कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल ए किया और इसकी साइज़ को कम कर दिया। ये देखो अब हमारे पास मैटर लिखा हुआ आ गया। अब इसको हमने सेलेक्ट किया डी से फर्स्ट सेम को, हेडिंग 1, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, साइज़ बढ़ा दिया, हेडिंग 1 हो गई। इसके अंदर का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, उसको भी क्या बना दिया अपन ने, हेडिंग 2 हो गया ये। ठीक है, अंडरलाइन, कलर दे दिया, ये हेडिंग 2 हो गया। इसी तरीके से इसको हेडिंग 3 बनाना है, ये हेडिंग 3 हो गया, बोल्ड दे दिया, कलर भी चाहो तो वही कलर दे दो, या कलर बदल के रखना चाहो इसका कलर भी बदल सकते हैं। ये देखो हेडिंग 3 हो गया। हेडिंग 4 देना है, हेडिंग 4 हो गया, बोल्ड कर दिया, इसमें भी कलर वगैरह जो देना चाहें। ठीक है, इसी के अंदर कुछ और पैराग्राफ भी अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ा जा सकता है। कॉपी किया हमने, ये पेस्ट कर दिया और इसको भी पेस्ट कर दिया। देखो एक डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का, जिसमें ये मेन हेडिंग बना दी हमने, इसको हेडिंग 2 बना दिया, इसको हेडिंग 3, इसको हेडिंग 4, ये सारी हेडिंग इस्तेमाल कर ली। जब हम इसको आउटलाइन के रूप में देखेंगे, व्यू में जाएंगे और ये आउटलाइन के रूप में देखेंगे, ये देखो आ गया समझ में। ये मेन हेडिंग हो गई, ये देखो कोलैप्स कर दिया इसको हमने, ये देखो बंद हो गई। ये मेन हेडिंग के रूप में दिखने लगा। ये उसके बाद की जो हेडिंग नंबर 2 है ये दिखने लगी। हेडिंग 2 के अंदर देखो आ रही हेडिंग 3 और हेडिंग 4। तो ये इस तरीके से पढ़ने में बड़ा काम आता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको कोर्स के अलग अलग चीज़ें पढ़ना, जैसे हमको जानना है, एक नोट्स बनाया कि डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो हमने यहाँ पर डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में क्लिक किया, यहाँ पे जा कर के तो उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आ गए। उन सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, उन सब्जेक्ट के अंदर अपन ने चीज़ों को पढ़ लिया कि हमको इनपुट डिवाइस पढ़ना है, कि हमको आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, कि हमको मेमोरी पढ़ना है। अगर हमको देखना कि फंडामेंटल के अंदर क्या है तो इसकी हेडिंग को भी हमने कोलैप्स कर लिया। फिर हमको पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो अपन पढ़ सकते हैं। तो पूरा आइडिया समझ में आ गया, इसका रोल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसका रोल, और वो है आपका स्टाइल ऑप्शन का। कि स्टाइल ऑप्शन से अपन करते क्या है, स्टाइल ऑप्शन से अपन हेडिंग दे सकते हैं, बने बनाए टेक्स्ट को हम नॉर्मल में ला सकते हैं, बिना स्पेसिंग का हम पैराग्राफ बना सकते हैं, इंटेंस कोट लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको फॉर्मेटिंग क्लियर करना है, जैसे कि जो भी हमने इसमें अगर मान लीजिए फॉर्मेटिंग वगैरह दे दी, कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया, है ना, फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी हमने फॉर्मेटिंग लंबी चौड़ी इसमें अप्लाई की हुई है, या इंटरनेट से कोई डेटा हमने लेकर के आया हुआ है, हम चाहते हैं कि यार इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं है, हटाना है, तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो जाएगी, नॉर्मल हो गया हमारा टेक्स्ट। तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए भी ऑप्शन होता है कौन सा, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके अलावा आप देखिए कोई नई नई डिज़ाइन बनाते हैं, नई नई डिज़ाइन बनाने के बाद आप चाहते हैं कि वो डिज़ाइन हम बार बार ना दे करके वो डिज़ाइन हमारी इसमें सेव हो जाए, एक नई स्टाइल हम बनाएं और वो नई स्टाइल हमारी क्या हो, यहाँ पर सेव हो जाए वो नई स्टाइल। तो नई स्टाइल को सेव करने के लिए नई स्टाइल कैसे बनाते हैं, इसमें जाते हैं और क्रिएट अ स्टाइल में क्लिक करते हैं, और क्रिएट अ स्टाइल में क्लिक करने के बाद स्टाइल का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दिया, बाई डिफ़ॉल्ट स्टाइल 1 है, स्टाइल 1 नाम रहने दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा स्टाइल
1 ये नाम दिया गया है। इस स्टाइल को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है कि अगर हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करें तो कैसी स्टाइल बन जाए। इस स्टाइल को सिलेक्ट करने पर जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करें उसकी साइज़ 20 हो जाए, वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, उस टेक्स्ट का कलर मान लीजिए ये इस कलर में आ जाए, उस टेक्स्ट का कलर मान लीजिए इस कलर में आ जाए, इटैलिक हो जाए, ठीक है, फ़ॉन्ट उसका कुछ इस तरीके का हो जाए, ऐसी फॉर्मेटिंग आ जाए। और अगर इसको हम चाहते हैं कि हर डॉक्यूमेंट में ये जुड़ा हुआ रहे तो इस पर हमको क्लिक करना है किसमें, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, इस वाले चेक बॉक्स में भी क्लिक करना है। और अगर केवल इसी डॉक्यूमेंट में आप चाहते हो कि जो ये नई स्टाइल आप जोड़ रहे हो वो केवल इसी डॉक्यूमेंट में जुड़ी रहे तो किस में क्लिक करेंगे, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट में। लेकिन हम चाहते हैं जितने बार हम MS वर्ड खोलें सभी में हमारी ये बनाई गई स्टाइल दिखे तो किस में क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट में, और यहाँ से क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। अब हमारी स्टाइल यहाँ पर जुड़ चुकी है। फ़ायदा क्या होगा, देखिए जब भी आपको लगा कि यार हमको यार इस पैराग्राफ को वही वाली फॉर्मेटिंग करना है जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है, वो हमारी सिलेक्टेड है फॉर्मेटिंग, अच्छी फॉर्मेटिंग हमने बनाई है, बस आपको क्लिक कर देना है, वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। और हमने इसको ये भी जोड़ा है कि ये नए पेज में भी जुड़ जाए, नए पेज में भी जुड़ जाए। तो जब हम इसको न्यू पेज में जाएंगे, ये देखिए न्यू पेज में क्लिक करेंगे और न्यू पेज में हम कोई टेक्स्ट को इस तरीके से लेकर के आएंगे और उसमें अगर हम उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो ये हमने सेलेक्ट किया और ये फॉर्मेटिंग आ गई, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट में भी आ गई। और उसमें एक और ऑप्शन था कि उसी डॉक्यूमेंट में रखना है तो उसी डॉक्यूमेंट में भी रख सकते हो, लेकिन एक और ऑप्शन था इसमें कि आपको हर नए डॉक्यूमेंट में भी रखना है तो बस सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्लिक कर दो, नए डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगी। ये सिलेक्ट करो न्यू डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगी। तो ये समझ में आया, सारे तरीके पता होंगे आपको, सारे एग्जाम्पल पता होंगे तो फिर फ़ायदा उससे ये होगा कि जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी इस स्टाइल ऑप्शन की वैसी हम कर पाएंगे। इसलिए हमको हर एंगल से उस एग्जाम्पल को समझना है कि कहाँ कहाँ तक इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, इसको देखो रीनेम भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। हमने रिमूव कर दिया, अब वो स्टाइल नहीं रह रही। तो ये स्टाइल का बहुत उपयोग है। कोई अच्छी सी फॉर्मेटिंग आप बना रहे हो, बार बार उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो उसको आप यहाँ पर सेव कर दो। सेव करने के बाद उसको सेलेक्ट करो, क्लिक करो, तुरंत वो अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार सेलेक्ट करो, बार बार साइज़ बदलो, बार बार फॉन्ट बदलो, हर बार बोल्ड इटैलिक करो, कलर बदलो या जो भी आपको फॉर्मेटिंग लगाई है। लेकिन आपने क्या कहा कि पूरी फॉर्मेटिंग को बना करके आप उसको किस में जोड़ दे रहे हैं, स्टाइल गैलरी में जोड़ दे रहे हैं। तो स्टाइल गैलरी में जोड़ने से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमेशा आपके लिए वो अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर तो ऑप्शन आ ही जाता है स्टाइल गैलरी का। यहाँ पर इसका एक टास्क पेन में भी ऑप्शन खुलता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये स्टाइल जो यहाँ दिखलाई दे रही है वही स्टाइल यहाँ पर भी आ जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी स्टाइल आपने बनाई हुई है वो स्टाइल का आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि उस स्टाइल की फॉर्मेटिंग क्या है, सारी फॉर्मेटिंग दिख जाएगी, है ना। उसके अलावा नई स्टाइल बनाना चाहते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसा डायलॉग बॉक्स हमारा इस पर क्लिक करने पर, यहाँ पे क्लिक करने पर आ रहा था क्रिएट स्टाइल, वही हमारा ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर, ये टास्क पेन छोटा सा खुलता है। इस टास्क पेन में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। MS वर्ड 2013 में हमारा अगला टैब है जिसका नाम है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं और बेसिकली इसमें हम आपको बतला दें कि इस टैब में दिए गए सभी ऑप्शन का इस्तेमाल हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे टेबल इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, कमेंट इंसर्ट करने के लिए, हेडर फुटर टेक्स्ट या सिंबल को इंसर्ट करने के लिए इस इंसर्ट टैब के अंतर्गत दिए गए सभी ऑप्शंस के ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एक करके सभी जो ये ऑप्शंस के ग्रुप हैं उनका इस्तेमाल हम सीखेंगे और उन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल आगे चल के आपको प्रैक्टिकल में कई जगह करना पड़ेगा और इन्हीं ऑप्शंस को कि किसका क्या यूज़ होता है, किसकी क्या शॉर्टकट की है, कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलता है, किसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही सब आपके DCA PGDCA के एग्ज़ाम में या CPCT के एग्ज़ाम में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछी जाती है। तो ध्यान से समझना है कि किस ऑप्शन का उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कवर पेज।
कवर पेज जैसा कि नाम है, कोई भी हम बुक देखते हैं, नोट्स देखते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन की कोई ई बुक देखते हैं, या कहीं पर किसी शॉप में जाते हैं तो जो भी हम मैगजीन्स देखते हैं, बुक्स देखते हैं, पत्रिका देखते हैं, सभी में सामने एक फ्रंट पेज होता है जिसमें कि हेडिंग होती है बुक की, बुक में कोई इमेज लगी होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कवर पेज भी बोल सकते हैं। तो कवर पेज यदि आपको इस तरीके से बनाना है तो कवर पेज बनाने के लिए वर्ड में ऑप्शन दिया गया है ये कवर पेज का। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे कवर पेज दिए गए हैं। किसी भी कवर पेज में क्लिक करोगे, जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया तो आप देखो इसमें ऑटोमेटिक एक कवर पेज बन चुका है। आप यहाँ से जूम को कम करके देखेंगे तो यदि ये हमारी बुक का फ्रंट पेज है और आगे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं दूसरे पेज से, ये देखिए दूसरा पेज है, तो ये हमने इसका कवर पेज बना दिया। तो सिंगल एक क्लिक में यदि आपको कवर पेज बनाना है तो वर्ड 2013 सुविधा दे रहा है बने बनाए कवर पेज की, कि बस आपको सेलेक्ट करना है और कवर पेज आपका तैयार हो जाएगा। हाँ, बस कवर पेज को एडिट ज़रूर करना है। आपके बुक का टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल क्या है, बुक किस चीज़ के लिए लिया गया उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखना हो, या तो और दूसरी डिज़ाइन, ये वाली डिज़ाइन में भी आप कवर पेज छाप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हटाना है, इसको हटाया भी जा सकता है कवर पेज को। फिर से कवर पेज में क्लिक किया और स्क्रॉल बटन में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कवर पेज यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे कवर पेज यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा भी कोई कवर पेज अगर आपको ढूंढना है तो मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com की वेबसाइट में जा कर के और भी बहुत सारे कवर पेज निकाल सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि कवर पेजेस जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको किस तरीके से आप एडिट करेंगे। तो जैसे ही आपने सिंगल क्लिक किया और हमारा ये कवर पेज बन गया। यदि हम ये कवर पेज बना रहे हैं, मान लीजिए एमएस ऑफिस के लिए, एमएस ऑफिस का नोट्स हमने बनाया, उसके हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक हिंदी के नोट्स बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका मेन टाइटल देंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बाद इसका सब टाइटल हम दे सकते हैं यहाँ पर, चूँकि हम यहाँ पर मान लीजिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों चीज़ें बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वर्ड, फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेल, फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह देना है, डेट वगैरह दे दीजिए। इस टेक्स्ट को नहीं रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को आप हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी शेप में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इस शेप का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, या तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, इसमें कोई अलग टेक्स्ट जोड़ना है, इसमें कोई अलग इमेज जोड़ना है तो भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको हम और इसमें कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें हम अलग इमेज भी जोड़ सकते हैं। इसमें हम वर्ड आर्ट से जाकर के कोई टेक्स्ट भी रख सकते हैं, जो भी हमको टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमको सुविधा देता है बने बनाए कवर पेज की डिज़ाइन की, जिसको कि हम ले जा कर के फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको जहाँ कहीं भी नाम वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं। अगर आपने सारा टेक्स्ट टाइप कर लिया, आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आई, तो भी आप इंसर्ट में जा कर के कोई दूसरा कवर पेज डिज़ाइन करेंगे तो ये टेक्स्ट जो वहाँ टाइप किया था वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर एमएस ऑफिस लिख गया, लेकिन ये वही टेक्स्ट आएगा जो उसके टेम्पलेट में है। आपने जो अलग से लिखा है वो टेक्स्ट नहीं आएगा। ये देखिए आपने एमएस ऑफिस लिखा था ना, एमएस ऑफिस ऑटोमेटिक उसमें आ रहा है। चाहें तो फिर इसकी इमेज को भी बदल सकते हैं। तो ये था कवर पेज, जिसका इस्तेमाल कवर पेज बनाने के लिए किया जाता है। आप रेफरेंस लेकर के इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं बुक कवर पेज, गूगल में जाके टाइप करिएगा बुक कवर पेज, बहुत सारी डिज़ाइन मिलेगी। उन डिज़ाइन को वर्ड में भी जा कर के बना सकते हैं डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करके। लेकिन हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कवर पेज का, इसी के लिए हमने इसको सीखा। इसके बाद फिर से हम नए पेज में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, ब्लैंक पेज में जाते हैं, इंसर्ट में आते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़। तो ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ सीखने के लिए देखिए हमने यहाँ पर रैंडम कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लिया, ठीक है। ये रैंड फंक्शन से इक्वल टू रैंड 5,5 लगाया, कुछ टेक्स्ट आ गया। इसमें देखिए
हम समझेंगे बीच में ब्लैंक पेज कैसे जुड़ता है, तो हम इसको थोड़ा सा कलर अलग अलग दे देते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। ये देखिए, इस पैराग्राफ को हमने रेड कलर दे दिया, इस पैराग्राफ को हमने इस तरीके का ब्लू कलर दे दिया, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट करके मान लीजिए हाईलाइट कर दिया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हमने किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने देखिए डिफरेंट कलर ले लिए हैं, डिफरेंट पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि इस कर्सर के बाजू से, इस कर्सर से, जहाँ से भी कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से बाकी का मैटर जो है वो अगले पेज में जुड़ जाए। बाकी का मैटर कहाँ चला जाए? अगले पेज में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक पेज। तो यहाँ पर हमने कलर अलग अलग इसलिए दे दिया है कि जब हम ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ करें तो आपको समझ में आए कि ब्लैंक पेज ऑप्शन से क्या हो रहा है। कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, हमने जैसे ही क्लिक किया ब्लैंक पेज में तो आप देख सकते हैं कि बाकी का टेक्स्ट, ये देखिए कलर से आपको समझ में जाएगा, ये देखिए बाकी का टेक्स्ट अगले पेज में चला गया और उन दोनों टेक्स्ट के बीच में जहाँ पे भी कर्सर था वहाँ पर क्या जुड़ गया? एक ब्लैंक पेज जुड़ गया। ठीक है, ये देखो एक पूरा ब्लैंक पेज आ गया। अब हमने फिर से यहाँ पे रखा और यहाँ पर जैसे क्लिक किया ब्लैंक पेज में तो ये देखिए येलो के बाद एक ब्लैंक पेज जुड़ गया और बाकी का टेक्स्ट जो है यहाँ पर आ गया। अगर यही चीज़ हम शुरुआत में क्लिक करते, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे तो केवल एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन था? ब्लैंक पेज ऑप्शन था, जिसके द्वारा कि हम कहीं पर भी कर्सर है वहाँ पर एक ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं इस पर क्लिक करके और हम आ गए अपने पहले वाली पोजीशन पर। अब हम सीखते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़। तो जैसे ही जहाँ पर भी कर्सर है, जैसे हमने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया था, अब हम करेंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होता है कि एंड्स द करंट पेज हियर एंड मूव द नेक्स्ट पेज। जहाँ पे भी कर्सर है यहाँ से ये पेज को एंड कर देगा और यहाँ के बाद के टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज में ले जाएगा और वहाँ से नया पेज इंसर्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे कर्सर हमने क्लिक किया पेज ब्रेक में तो ये देखिए ब्लैंक पेज में क्या होता था? एक ब्लैंक पेज जुड़ता था, लेकिन इसमें क्या होता है? जहाँ पे भी कर्सर है वहाँ से टेक्स्ट जो है अगले पेज में ले जाता है और पेज ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो गया? पेज ब्रेक हो गया। फिर हमने यहाँ पर अगर शुरुआत में हमने कर्सर रखा, पेज ब्रेक किया तो ये देखिए बाकी का टेक्स्ट अगले पेज में चला गया और एक ब्लैंक पेज आ गया। अगर हमने यहाँ पर रखा और पेज ब्रेक किया तो देखिए जो भी टेक्स्ट था उसको ब्रेक कर दिया, बाकी के टेक्स्ट को अगले पेज में ले गया। यहाँ से पेज ब्रेक हो गया, इसका मतलब यहाँ से पेज जो है वो एंड हो गया और नया पेज हमारा स्टार्ट हो गया। आखिरी में यदि कर्सर रखते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। ये देखो सिंपल ये वाला पेज ब्रेक हो जाता है और कर्सर अगले पेज में पहुँच जाता है। तो ये था पेज ब्रेक ऑप्शन। इसी तरीके से इस टैब में दिया गया है अगला ऑप्शन, वो है टेबल। तो टेबल आपको हर जगह बनानी पड़ेगी। ऑफिस में आपको हर जगह कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कहीं पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या आप कहीं कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, तो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल MS ऑफिस के अंतर्गत वर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कहीं भी ऑफिस वर्क में हम काम करते हैं तो टेबल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे समझते हैं। पेज हमारा ये है, जूम को कम करके हम सारे पेज को जो है ये एक पेज में हम देख सकते हैं इस तरीके से। अब जहाँ पर भी कर्सर है टेबल में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बन रही है 1 क्रॉस 1 की टेबल, मतलब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इसमें क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम और 1 रो। यहाँ पर जो आप देखना जो ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले होता है वो पहला वाला अंक किसको बतलाता है? कॉलम को। दूसरा वाला अंक किसको बतलाता है? रो को। अब बतलाइए कितने कॉलम कितनी रो की टेबल बन गई? 9 कॉलम और 7 रो की टेबल बन गई। मैक्सिमम कितने कॉलम और कितने रो की टेबल बन जाती है? 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बन जाती है। तो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और छोड़ेंगे उतने कॉलम और उतनी रो बन जाएंगी। अभी कितने कॉलम और कितनी रो की टेबल बनेगी? 7 कॉलम और 5 रो की टेबल। एक कॉलम किसको बोलते हैं टेबल में? ये कॉलम है। एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम, ठीक है।
चौथा कॉलम, पांचवा, छठवां, सातवां कॉलम, और 1 2 3 4 5 रो हो गई। इस तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। टेबल का क्यों उपयोग होता है, आपने कई जगह डॉक्यूमेंट में देखा होगा या आपने देखा होगा अपने रिज्यूम में, बायोडेटा में आप बनाते हैं इस तरीके से अपने बारे में एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बनाने के लिए आप बताते हैं कि आपने किस क्लास को किस सन में किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया, किस बोर्ड से किया। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर बतलाते हैं, किस, उसके बाद उसका परसेंटेज क्या था आपका, उसके बाद डिवीज़न क्या था आपका, ये सारी जानकारी आप टेबल में भरते होंगे। तो ये किसके द्वारा बनाया है हमने, टेबल के द्वारा, इंसर्ट में जाकर के टेबल। तो ये टेबल बनाने का एक और तरीका हो गया जहाँ से कि हमने टेबल बनाई थी, बस क्लिक करना है और टेबल बन जाएगी। मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बनती है। अगला तरीका टेबल बनाने का, इंसर्ट टेबल। यहाँ से हमको टेबल नहीं बनाना। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं। जो तरीका हमको ज़्यादा आसान लगता है, सरल लगता है, जल्दी बनता है, उस तरीके को अपन हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीखने के दौरान हमको हर तरीके बनने चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में हमको कितने कॉलम बनाने हैं, कितने रो बनाने हैं वो देखना। मान लीजिए हम 5 कॉलम बनाना चाहते हैं और 5 रो, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इन ऑप्शंस का इस्तेमाल आगे आएगा। अभी हम करते हैं सिंपल ओके। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 कॉलम और 1 2 3 4 5 रो की एक टेबल इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से इंसर्ट में जा कर के हम अपने अनुसार टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में एक पेंसिल बन जाती है, जैसे आपने पेंट ब्रश में इस्तेमाल किया होगा एक पेंसिल ड्राइंग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पेंसिल बनती है टेबल बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से कितनी रो बनाना है आप बाकायदा पेंसिल से ड्रॉ करते जाइए, कितने कॉलम बनाना है तो आप यहाँ पर ड्रॉ करते जाइए। तो इस तरीके से टेबल बनाने के लिए, रो और कॉलम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप टेबल बना रहे होंगे या टेबल सेलेक्ट होगी, 2 टैब और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी। एक होती है डिज़ाइन टैब और एक होती है लेआउट टैब। इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। डिज़ाइन टैब में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेआउट टैब में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार इतने सारे ऑप्शन फिर आ गए। बहुत ईजी हैं और एक ही 2 चीज़ों में ये ऑप्शन जुड़ते हैं, बाकी बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। तो एक तरीका ये हमने देखा टेबल बनाने का, ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा भी टेबल बनाई जा सकती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्या होता है, मान लीजिए कुछ यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉमा लगा करके, ठीक है, इस तरीके से आपने कॉमा लगा करके लिखा हुआ है और तुरंत आप इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, और बीच में या तो कॉमा है या तो टैब की है या तो स्पेस बार है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, फिर से अंडू कर दिया हमने, एक बार और बतलाते हैं आपको। जब आप यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं तो जो इनके बीच में जैसे हमने कॉमा लगाया है तो कॉमा सेलेक्ट कर दें। अगर इन टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ है तो पैराग्राफ सेलेक्ट कर दें। अगर इन टेक्स्ट के बीच में टैब है जिनको टेबल में बनाना है तो टैब सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर क्या है, कॉमा है तो कॉमा सेलेक्ट किया, ओके किया और ये टेबल के फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, जब हम इंसर्ट में जाते हैं टेबल में और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसी के अंतर्गत टेबल में जाना है और यहाँ पर दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तुरंत हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप देखो एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट हो जाती है। एक्सेल के बारे में तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक्सेल की एक वर्कशीट इंसर्ट हो गई। फ़ायदा क्या है, जैसे ही एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट होती है यहाँ के देखो सारे ऑप्शन भी रिबन के बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल किसकी तरह हो जाते हैं, एक्सेल की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी सुविधा वर्ड दे रहा है कि आपको टेबल नहीं बनाना, आपको पूरा एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं। और एक्सेल की वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी नंबर्स को जोड़ना है तो आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। नंबर्स को जोड़ने के लिए आप यहाँ पर
इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखिए सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे इस ब्रैकेट को और ये देखिए सम आ गया। तो इस तरीके से इस सम फंक्शन का यूज़ केवल एक्सेल में मिलता है। तो अगर इसके इस फीचर का उपयोग करना है, और भी बहुत सारे एक्सेल के फीचर होते हैं, अगर आपको उसका उपयोग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको टेबल इतना नहीं बनाना, ना यहाँ से बनाना है, ना यहाँ से बनाना, ना यहाँ से बनाना। हम चाहते हैं कि कुछ हमको ज़रूरत बार बार पड़ती है, जैसे हमको मंथ का कैलेंडर कहीं पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनी हुई क्विक टेबल्स, प्री डिफाइंड डिज़ाइन या टेम्पलेट इनको बोलेंगे, इसको क्लिक करेंगे और हमारी एक टेबल जैसी डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए कैलेंडर ऑटोमेटिक बना हुआ कैलेंडर इंसर्ट कर दिया। फिर से हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी टेबल की डिज़ाइन है। किसी भी टेबल की डिज़ाइन में क्लिक कर दिया और वो टेबल इंसर्ट हो गई। तो क्विक टेबल का मतलब होता है कि बनी बनाई डिज़ाइन हमको इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, क्विक टेबल में जाएंगे और यहाँ से इतनी सारी डिज़ाइन दी गई है। हमको एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि हमको अपने ऑफिस की स्टेशनरी मंगाना है। तो देखिए हमको टाइप ना करना पड़े, तुरंत हमको कितनी बुक मंगाना है वो टाइप कर दो, मैगज़ीन कितनी मंगाना है वो टाइप कर दो, नोटबुक कितनी मंगाना, पेपर पैड कितने मंगाना, पेन कितने मंगाना है, पेंसिल कितनी मंगाना। तुरंत हमने क्लिक किया और ये जो है वो इंसर्ट हो गई टेबल। तो इसको क्या बोलते हैं, क्विक टेबल बोलते हैं। यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा टेबल बनाने से संबंधित सारे ऑप्शंस। टेबल जब हम बनाते हैं तो किन किन तरीक़ों से हम टेबल बना सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब हम टेबल बनाते हैं, देखिए जैसे हमने ये टेबल बनाई हुई है, ठीक है। जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमने बोला कि 2 टैब यहाँ पर जुड़ते हैं। कौन कौन से, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। कौन कौन से टैब जुड़ते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो टेबल बनाते समय ही इन दोनों टैब की भी प्रैक्टिस करना है, डिज़ाइन टैब की भी और लेआउट टैब की भी। तो देखो बनी बनाई टेबल ले लो, बढ़िया है, या तो बना लो टेबल और उसमें प्रैक्टिस करो सबसे पहले डिज़ाइन टैब की। क्या होते हैं देखो, हेडर रो वाला ऑप्शन चेक देना, तो जो हेडर की रो है वो अलग से ब्लैक कलर में दिखलाई दे रही है। अनचेक्ड कर देंगे तो उसका हाईलाइट जो है हट जाएगा। टोटल रो वाले में क्लिक करेंगे तो नीचे अगर किसी चीज़ का टोटल आपने बनाया हुआ है तो उसको ये अलग से हाईलाइट कर देगा, अलग से बतला देगा। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर टोटल रो। बैंडेड रो में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये जो है वो ये क्या हो जाएगा, रो को बैंड कर देगा, मतलब कि रो को इस तरीके से अलग अलग बता देगा। फर्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लास्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में अलग सा इफेक्ट दिखाई देगा। बैंडेड कॉलम में क्लिक करेंगे तो कॉलम भी हमारे बैंड हो जाएंगे। इसका जो इफेक्ट है आप किसी दूसरे प्रकार की टेबल बना लें, उनमें इसका इफेक्ट ज़रूर दिखलाई देगा। जैसे हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए और यहाँ से जा कर के हमने एक अलग डिज़ाइन वाली टेबल इंसर्ट कर ली, मान लीजिए ये वाली टेबल इंसर्ट कर ली। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए टोटल रो अलग से दिख दिया, लास्ट कॉलम देखो अलग से दिखा दिया ना, हाईलाइट सा हो गया। बैंडेड कॉलम, ये देखो कॉलम बैंड हो गए, इसके जो कॉलम दिए गए थे बैंड, मतलब उसको एक अलग अलग डिज़ाइन से दिखला देता है। ये टेबल के स्टाइल ऑप्शन थे। टेबल की स्टाइल में देखिए इतनी सारी स्टाइल दी गई है। क्लिक करेंगे कलर आ जाएगा, सबसे सरल ऑप्शन। बस आपको कलर डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लिक करें और वो चीज़ कलर में आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी भाग में अलग से कलर देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, डिज़ाइन में जाए और शेडिंग दे दें। इतनी सारी शेडिंग दी गई है, किसी भी शेडिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए शेडिंग हमने दे दी, इसकी अलग से शेडिंग देना है, ये हम यहाँ पर गए, इसकी अलग से शेडिंग दे दी, ठीक है, शेडिंग दे सकते हैं। अगला है बॉर्डर की स्टाइल। तो यहाँ पर जो भी टेबल बनी हुई है, मान लीजिए पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट किया एक साथ और इसकी बॉर्डर की स्टाइल हम बदल देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे ही हम बॉर्डर की स्टाइल पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर के बनाने के लिए, बॉर्डर में ड्रॉ करने के लिए एक पेंसिल आ जाएगी। अब इस ब्रश को, पेंसिल को जहाँ चलाएंगे उसकी वैसी बॉर्डर बनेगी जैसी बॉर्डर की स्टाइल आपने से यहाँ से चुनी हुई है। मान लीजिए हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब हम जब इस पेंसिल को जहाँ पर भी चलाएँगे तो क्या होगा, ये उस तरीके की बॉर्डर जो है ये यहाँ से डिज़ाइन करेगा। ये देखिए इस तरीके की बिल्कुल लाइन पे आपको चलाना है, ये बस ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके की बॉर्डर बन जाएगी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करने पर।
बॉर्डर स्टाइल को किस तरीके से बनाना है, इतनी मोटाई की बनाना है, 6 पॉइंट की तो नहीं बनाना है, इसका कलर क्या रहेगा। मान लीजिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं रेड। अब देखिए जो भी बॉर्डर की आपने फॉर्मेटिंग चुन ली है उसी फॉर्मेटिंग की बॉर्डर बनेगी। तो बॉर्डर आपको किस फॉर्मेटिंग की चाहिए है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बॉर्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जा कर के फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बॉर्डर, ये बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम यहाँ से बॉर्डर बनाना सेलेक्ट करते हैं ना, देखिए इस तरीके की बॉर्डर, तो ये पेंसिल आ जाती है, ब्रश आ जाती है, इसको हटाना है तो ये बॉर्डर पेंटर कहलाता है ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगी। इसका एक और तरीका है बॉर्डर देने का। मान लीजिए सबकी एक साथ बॉर्डर देना, हमको नहीं चलाना, और हम चाहते हैं उसकी स्टाइल रहे ब्लैक, हम चाहते हैं उसका कलर रहे ग्रीन, ठीक है, उसका कलर रहे ग्रीन। अब ये बॉर्डर आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ये बॉर्डर हम ऑल में अप्लाई करना चाहते हैं। देखो ऑल में वैसी बॉर्डर अप्लाई हो गई जैसा यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी। और बॉर्डर पेंटर से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर लाइन खींच करके बॉर्डर जो है वो बना सकते हैं। तो ये जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के दौरान आपको टेबल की फॉर्मेटिंग से संबंधित ये ऑप्शन दिखलाई देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो बॉर्डर को फॉर्मेट करने का एक डायलॉग बॉक्स भी खुल जाता है जो कि लगभग वैसे ही है। बॉर्डर का कलर कैसे चाहिए, बॉर्डर की विड्थ कैसी चाहिए, बॉर्डर की स्टाइल कैसे चाहिए, कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है, उसके फॉर्मेट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो ये डिज़ाइन टैब जुड़ता है जिसका इस्तेमाल टेबल को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पर जुड़ा हुआ है लेआउट। तो लेआउट के बारे में समझते हैं। जब भी हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एक और टैब जुड़ती है जिसका नाम है लेआउट टैब। इस टैब के बारे में हम समझेंगे। इस टैब में आप देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट। इसका क्या यूज़ होता है, टेबल में जहाँ पे भी कर्सर है यदि आप उसकी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ पे भी कर्सर है। यहाँ पॉइंट डी में कर्सर है, सिलेक्ट सेल। अगर यहाँ कर्सर है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट क्यों करना हमको, सेलेक्ट इसलिए करना ताकि हम इसको कलर कर सकें, इसको डिलीट कर सकें, ठीक है, इसकी कॉलम को हटा सकें, इसलिए सेलेक्ट करना। तो ये मेनली किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सेलेक्ट करने के लिए। अगर जहाँ पे भी कर्सर है इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट रो में तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका देखिए 2-3 रो को एक साथ हमने सेलेक्ट करके रखा है, और अगर अब हम करेंगे क्लिक इसमें सेलेक्ट रो में, जैसे ही हमने रो में क्लिक किया तो देखो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। और अगर हम सेलेक्ट टेबल में क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो टेबल को ही सेलेक्ट करने के लिए या सेल को, कॉलम को, रो को सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। इसमें क्या होता है देखो, जैसे हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन, ये कब काम करेगा इसको आप इस टेबल में समझ लीजिए। जो ऊपर की टेबल है, नीचे की टेबल में क्या है बॉर्डर लगी हुई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, ये देखिए ग्रिड लाइन हट गई। अगर टेबल में हमने जो लाइन होती है वो नहीं लगाई है तो बिल्कुल टेबल इस तरीके से दिखलाई देगी, लेकिन इसमें रो कॉलम है लेकिन हमने बॉर्डर हटा दिए। लेकिन बॉर्डर के अलावा भी टेबल में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो आप चाहें तो बॉर्डर नहीं दिखाना है आपको, तो आप किसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को। सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन दिखलाई देगी। सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन को क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन जो है हट जाएगी। अगला ऑप्शन दिया गया है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए किस तरीके से काम करेंगे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो ये जो टेबल बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखलाई दे रही है, ठीक है। जो ये टेबल बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखलाई दे रही है कि टेबल में हमको जो कंटेंट रख रहे हैं उसको लेफ़्ट में करना है कि उस कंटेंट को सेंटर में करना है। ओके करेंगे तो पूरी टेबल हमारी किस में आ गई, सेंटर में आ गई। कि राइट में करना है तो ये देखो हमारी टेबल राइट में आ गई। कि नन करना है कि अराउंड करना है, तो इसका इस्तेमाल बेसिकली कहाँ पर होगा, इसका इस्तेमाल होगा जब हम टेबल के साथ कोई टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल के साथ देखिए कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप ना करके टेक्स्ट को ऑटोमेटिक रैंडम फंक्शन से जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया और हमारे पास ये टेबल भी आ गई। अब आप टेबल को सेलेक्ट करिए और उसके बाद लेआउट में जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए। तो जो टेक्स्ट है, ये जो
पिक्चर देख रहे हो ना, पिक्चर में ये नीचे का जो टेक्स्ट है तो और बीच की टेबल है, बीच में रहनी चाहिए टेबल को, क्या है ना, कि टेबल को हम लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, देखिए लेफ़्ट में टेबल आ गई। कि हम अराउंड रखना चाहते हैं चारों तरफ टेक्स्ट के, तो हम इस टेबल को कहीं पे भी बीच में भी खिसकाएंगे तो टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। रो से संबंधित प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई हैं, कॉलम से संबंधित प्रॉपर्टी, सेल से संबंधित प्रॉपर्टी, और टेबल में अगर कोई अल्टरनेट टेक्स्ट देना उससे संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल में अगर आपको ड्रॉ करना है तो फिर से आप यहाँ से तुरंत में क्या ला सकते हैं, टेबल को बनाने के लिए यहाँ से पेंसिल को ला सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल ऑप्शन दिया गया है कि आपको यदि बनाते समय टेबल को और भी टेबल को आगे बढ़ाना है या कोई दूसरी टेबल बनाना है तो उसके लिए ड्रॉ टेबल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेआउट टैब के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद दिया गया इरेज़र, इरेज़र में क्लिक करेंगे तो अगर कहीं की रो कॉलम की लाइन को डिलीट करना है, बॉर्डर को डिलीट करना है तो इरेज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद डिलीट ऑप्शन, पूरी टेबल डिलीट करना है, जो भी टेबल सेलेक्ट होगी, कर्सर भी रखा होगा तो सेलेक्ट होगी, तो यहाँ से पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। लेकिन यदि हमने टेबल में इस तरीके से, देखिए पहले बना देते हैं हम टेबल में, ज़रा रो बना देते हैं, टेबल में हम इस तरीके से कॉलम बना देते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, अब हमको यहाँ पे क्या डिलीट करना है, कॉलम। तो देखिए कॉलम डिलीट हो गया पूरा, 4 कॉलम थे, 3 कॉलम बचे। हम यहाँ पे चाहते हैं रो को डिलीट करना, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो रो डिलीट हो गई है पूरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट टेबल में तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। डिलीट सेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए इस पर कुछ टेक्स्ट को हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ टाइप कर दिया ए, हमने यहाँ टाइप कर दिया बी, हमने यहाँ टाइप कर दिया सी, हमने यहाँ टाइप कर दिया डी ई, ठीक है। इस तरीके से एफ, कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया। अब कर्सर यहाँ पर है, डिलीट में जाएंगे और डिलीट में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे डिलीट सेल में, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर रखे हुए डेटा को हम डिलीट करेंगे तो हम जाएंगे, 3 ऑप्शन का यूज़ तो देख लिया। डिलीट सेल में जब हम जाते हैं, और ये भी यूज़ सिंपल है, जहाँ कर्सर है अगर हमने क्लिक किया एंटायर रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। हमने क्लिक किया एंटायर कॉलम, इसमें कर्सर है, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन को समझना है, शिफ्ट सेल लेफ़्ट और शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल लेफ़्ट, जैसे डिलीट होगा हमारी जो सेल है, बाकी की सेल बाकी लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, वो डिलीट हुआ और बाकी की लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, ये मतलब हुआ। अंडू कर दिया हमने इसमें क्लिक करके, फिर से हमने डिलीट में क्लिक किया, शिफ्ट सेल अप, तो ये डिलीट होगी और बाकी की सेल अप जो है वो क्या हो रही है, देखो नीचे का मैटर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये ऑप्शन था डिलीट। अब इसी प्रकार से कर्सर यहाँ रखा हुआ है मान लीजिए और इंसर्ट अबव, तो क्या करेगा, एक रो इंसर्ट कर देगा इसके ऊपर, कर्सर के ऊपर। अगर कर्सर यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट बिलो, इसके नीचे देखना एक रो इंसर्ट कर देगा, ये देखिए एक रो इंसर्ट कर दिया। कर्सर यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट, मतलब एक कॉलम इंसर्ट कर देगा लेफ्ट में। कर्सर यदि यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट राइट, मतलब एक कॉलम इंसर्ट कर देगा राइट में। तो इस तरीके से ये इंसर्ट करने का ऑप्शन दिए गए। मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे हैं, उसमें आपको हेडिंग देना है, आपने ये पूरा भाग सेलेक्ट कर लिया, मर्ज सेल पर क्लिक कर दिया, ये पूरी सेल मर्ज हो जाती, मिल जाती हैं। इससे आप इस पे हेडिंग दे सकते हैं, जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। स्प्लिट सेल में क्लिक करेंगे तो कितने कॉलम में आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कितनी रो में, मान लीजिए हम इसमें 2 कॉलम और 2 रो में बांटना चाहते हैं, देखिए 2 कॉलम और 2 रो आ गए। इस मर्ज का मतलब मिलाना, स्प्लिट का मतलब उसको उतने भाग में तोड़ना, ठीक है। अब ये जैसे टेबल बनी हुई है, यहाँ से हम चाहते हैं कि पूरी टेबल अलग हो जाए और यहाँ से ऊपर की टेबल अलग रहे, तो हम स्प्लिट टेबल में क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल जो है वो 2 भाग में बढ़ जाती है। जैसे ये टेबल है, कर्सर यहाँ रखा हमने, लेआउट में गए, स्प्लिट टेबल, ये देखिए ये एक अलग टेबल हो गई, ये एक अलग टेबल हो गई। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है स्प्लिट टेबल ऑप्शन के द्वारा।
अगला ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑटो फिट टू कंटेंट। हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और ऑटो फिट टू कंटेंट में कर दिया। इसका मतलब जितना कंटेंट होगा उतना टेबल का साइज बढ़ेगा। ये देखो, ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब कंटेंट के अनुसार हमारी टेबल फिट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन। ये कहाँ पर दिया गया? ये ऑटो फिट टू कंटेंट। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने दे दिया ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के अनुसार सेट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से विंडो और ये पूरी विंडो है एक, है ना, वर्ड की, तो इसके अनुसार सेट हो गया। यह हमने इसको सेलेक्ट किया और कर दिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर आप डालते हैं, जो भी हमने डाला कॉलम की हेडिंग या जो भी डालेंगे हम यहाँ पर, आप देखना ये देखिए ऑटोमेटिक नीचे आएगा, क्योंकि जो ये कॉलम है ये पूरा एक कॉलम है ना। कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे तो ये बाकी का टेक्स्ट नीचे क्यों आ रहा है? वो तो साइड में जाना चाहिए, राइट साइड में, लेकिन हमने इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम की विड्थ को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से आपको इसकी हाइट बदलना है, रो की हाइट बदल जाएगी, विड्थ बदलना है आपको, यहाँ से विड्थ ही बदल जाएगी। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़। इसमें क्या होता है देखना, ये रो है पूरी, इसकी हाइट अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ में, तो देखिए जिस पे कर्सर है उसके अनुसार बाकी रो की हाइट एक सी हो जाएगी। और अगर कॉलम अलग अलग है, चलिए अभी कॉलम तो बिल्कुल एक से दिख रहे हैं, तो कॉलम हम अलग अलग कर देते हैं पहले इसकी हाइट विड्थ को। देखो कॉलम अलग अलग हो गए। अगर हम क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में, देखो सारे कॉलम की जो विड्थ है वो एक सी हो गई। तो अगर आपको रो की हाइट एक सी करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कॉलम की विड्थ एक सी करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में क्लिक कर दीजिए। अब जो भी टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है, देखो सेंटर में आ गया। राइट में रखना है, देखो राइट में आ गया, है ना। यहाँ रखना है, देखो यहाँ आ गया। सेंटर में रखना है, देखो सेंटर में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हमको उस टेक्स्ट को कहाँ दिखलाना है वो हम यहाँ से दिखला सकते हैं। इसके लिए आप पूरे टेक्स्ट को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी बिल्कुल इसको बराबर ला सकते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका डायरेक्शन क्या करना है? देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कई बार कम जगह में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से वर्टिकली भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन। सेल का मार्जिन क्या रखना? मार्जिन का मतलब होता है जो बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बाजू का स्पेस जो है वो क्या कहलाता है? मार्जिन। टॉप में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, बॉटम में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, लेफ़्ट में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, राइट में कितना करना है, वो अपन यहाँ सेट कर सकते हैं। तो इसकी चारों तरफ देखिए मार्जिन जो है वो बदल गया। अगला ऑप्शन दिया गया है सॉर्टिंग से रिलेटेड। तो ये सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ऐसी टेबल बनाते हैं जिसमें कि कोई नाम वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक टेबल है आपकी, टेबल में कुछ नेम दिए गए हैं, ठीक है। टेबल में हम कुछ नाम भर देते हैं, हमने नाम भर दिए और इस नाम को अगर हम क्या करना चाहते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन का। हमने इसको सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, असेंडिंग में, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए, किस कॉलम में करना है, कॉलम 1 में करना है, वो टेक्स्ट है कि पैराग्राफ है, और ओके कर देंगे। तो देखिए ए वाले नाम पहले आ गए, फिर एच, फिर एम, फिर एर आर। फिर इसी प्रकार से यदि आपको डिसेंडिंग करना होता तो आप डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेते, ओके कर देते, तो डिसेंडिंग से ऊपर आर, फिर एम, फिर एच, फिर ए वाला नाम यहाँ पर आ जाता। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमा सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मान लीजिए आपकी कोई टेबल है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो आप इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट में पूरी टेबल के डेटा को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको अंडू कर दिया, फिर से लेआउट में आ गए, ये देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका मतलब जो टेबल है उसका डेटा हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फार्मूला। फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर
फीस सबमिट डिटेल है और हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसने कितनी फ़ीस, टोटल आज हमारे पास कितनी फ़ीस आई हुई है। यदि हम इसका टोटल करना चाहते हैं वर्ड में तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और टोटल यहाँ निकालना है। फार्मूला में जाएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल आए वो किसका आए, सम आए किसका है, ऊपर दिए गए डेटा का, अबव वाले डेटा का सम आए। जैसे ओके करेंगे तो ये सब का टोटल यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से ये फार्मूला में दिए गए ऑप्शन के द्वारा ये चीज़ आती है। इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमने टेबल बनाने से संबंधित सारे ऑप्शन सीख लिए। इसके बाद अब हमको समझना है इसके अगले ग्रुप के बारे में जिसका नाम है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत हमको अपने वर्ड में काम करते समय ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट करना है, शेप्स कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट कैसे बनाना है, स्मार्ट चार्ट कैसे बनाना है, इससे संबंधित ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इनका उपयोग बहुत होता है, हर जगह ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। और वर्ड 2013 को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि आप बहुत सारे काम जो पुराने वर्जन में नहीं कर पाते थे ग्राफिक्स से संबंधित, वो सारे काम आप 2013 वर्जन में कर पाएंगे। तो ग्राफिक्स का भी इसमें बहुत महत्व है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम इस्तेमाल करेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप में दिए गए ऑप्शंस का। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो देखिए, पहला ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर में हमने क्लिक किया तो आप इसके द्वारा सिंपल कोई भी अपने कंप्यूटर में सेव्ड इमेज को, जो इमेज आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है या कहीं से भी कॉपी करके किसी फोल्डर में रखी हुई है, सेव्ड इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसको पिक्चर भी बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। अब जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं, देखिए इंसर्ट में जाके जैसे ही आपने पिक्चर में इंसर्ट किया और इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये जैसे इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर एक नई टैब जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं कौन सी टैब, फॉर्मेट टैब। ठीक है, जिसको कौन सी टैब बोलते हैं, फॉर्मेट टैब। इसी प्रकार से यदि हम इसके बाजू में क्लिक करेंगे पिक्चर के तो वो फॉर्मेट टैब हट जाएगी। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल्स के अंतर्गत फॉर्मेट टैब जुड़ जाती है। ये बतलाता है कि ये फॉर्मेट टैब जो है वो पिक्चर टूल्स के लिए बनाई गई है। तो पिक्चर टूल्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे अब उसके ऑप्शन समझेंगे। तो ज़्यादा इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है यार एक चीज़ को इंसर्ट करो तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते, नहीं, लगभग बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते जुलते हैं, है ना, और 1 2 4 टैब और आएंगी बस, बाकी फिर पूरा वर्ड आसान है। उसके बाद ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा यही, जैसे टेबल में आपने इंसर्ट किया था टेबल, तो जैसे टेबल इंसर्ट किए थे तो टेबल से संबंधित फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन आ गए थे। अब वैसे ही अपन ने जैसे पिक्चर इंसर्ट की तो पिक्चर से संबंधित ऑप्शन आ गए यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं पिक्चर से संबंधित ऑप्शन को। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, एडजस्ट के अंतर्गत पिक्चर को एडजस्ट करने से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यदि आप इस पर क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड में, तो ये ऑप्शन क्या करता है कि जो पिक्चर का एक सा कलर है उसको ये रिमूव कर देगा। एक प्रकार से बैकग्राउंड, जैसे कि फोटोशॉप में इमेज का बैकग्राउंड हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं ना, ये कुछ उस प्रकार से इमेज का बैकग्राउंड जो है वो डिलीट कर देगा। और यहाँ पर हमने कर दिया कीप चेंजेस, तो देखो ये बाकी इमेज का जो यहाँ का भाग है वो पूरा क्या हो गया, इरेज हो गया और केवल इतनी सी इमेज हमारी यहाँ पर बची हुई है। इसी तरीके से आप इसे एक दूसरे प्रकार की इमेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये पेंगुइन्स की इमेज को रखा, ठीक है, इस इमेज को सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि इन पेंगुइन्स जो हैं केवल इनकी इमेज बस रह जाए और इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाए, डिलीट हो जाए। तो ये बैकग्राउंड यदि आप हटाना चाहते हैं तो कोशिश करें बैकग्राउंड का जो कलर है वो एक सा होना चाहिए, तो और जल्दी कटेगा। जैसे फोटोशॉप में अगर बैकग्राउंड का कलर एक सा है, सेलेक्ट करते हैं तो जल्दी डिलीट होता है, वैसे ही कोई भी इमेज यहाँ पर रखेंगे तो बैकग्राउंड का कलर अगर एक सा है, रिमूव में क्लिक करेंगे तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, है ना। यहाँ पर अगर हमने चाहते हैं कि ये भी रिमूव हो रहा है, लेकिन हमने कर दिया मार्क एरिया टू कीप, मतलब इस एरिया को हम रखना चाहते हैं। ये एरिया हमारा जो है क्या हो रहा है, ये एरिया भी क्रॉप हो रहा है, लेकिन हम इस एरिया को रखना चाहते हैं। इस एरिया को किस तरीके से, देखिए क्लिक करते हुए हम इसको सेव कर सकते हैं। देखिए ये सेव हो गया। और मार्क एरिया है रिमूव, अगर कोई एरिया सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। डिलीट मार्क में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये मार्क लगे हुए हैं इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।
और जैसे कीप चेंजेस में क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो आप कि इसने हमारी पिक्चर में, इमेज में कितने अच्छे तरीके से, कितनी सफाई से इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आप उपयोग भी समझ पा रहे होंगे कि जब कोई हम पिक्चर को रखते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है वो हम क्यों रिमूव करते हैं। ये देखिए, इस इमेज को हम इसके ऊपर भी ला करके इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया इन फ्रंट, और अब हम इस इमेज को इसके ऊपर भी जो है इसमें हम क्लिक करेंगे इसमें, और ये आ गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए, इस तरीके से भी हम रख सकते हैं ये, इसीलिए इसका हमने यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव किया। फोटोशॉप जो लोग चला चुके हैं या चलाते हैं, या मोबाइल में भी आप इस तरीके की बहुत सारे ऐप देखते होंगे जहाँ पर कि बैकग्राउंड इरेज करने का ऑप्शन आता है। तो फोटोशॉप ने ये ऑप्शन दिया गया है हमको, जैसे हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर पिक्चर टूल्स के अंतर्गत फॉर्मेट टैब में आपको बैकग्राउंड को रिमूव करने का इतना बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद दिया गया है इमेज को करेक्ट करने से संबंधित ऑप्शन। देखिए, अगर हमने ये इमेज रखी हुई है, इमेज में हमको अलग अलग प्रकार से कुछ कलर करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है। देखिए, ब्राइटनेस यहाँ पर इस प्रकार की हो जाएगी, ब्राइटनेस -20% हो गया, कंट्रास्ट -40% हो गया। बढ़ाना था चमक, ये देखिए इमेज में लाइटिंग की चमक, जो लाइट पड़ रही है इमेज में, अगर वो बढ़ाना है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये देखिए कंट्रास्ट बढ़ाना। और अगर उसमें अपन को ब्राइटनेस को कम करना है, इसका मतलब उसमें ये देखिए अंधेरा करना है, ठीक है। और कंट्रास्ट को बढ़ाना मतलब चमक करना, ये देखिए चमक बढ़ रही है ना, तो कंट्रास्ट का मतलब होता है चमक, और ब्राइटनेस का मतलब होता है उसमें लाइट डालना या लाइट को कम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ब्राइटनेस 40 और कंट्रास्ट 40 में कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ से करेक्शन से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखो ब्राइटनेस 40% है, लेकिन कंट्रास्ट 40% है ना। ब्राइटनेस 20% हो गई और कंट्रास्ट -40% हो गई। इस तरीके से जैसी इमेज चाहिए है वैसी इमेज पे हम करेक्शन कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस कैसी बढ़ानी है, कंट्रास्ट कैसा करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज को ज़्यादा ओरिजिनल बनाने के लिए, हो सकता है इमेज जो है थोड़ा सा अंधेरे में खींची गई है, ठीक है, तो उसकी हम ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। हो सकता है इमेज में थोड़ी सी चमक कम आई है तो उसकी हम कंट्रास्ट बढ़ा देंगे। उसको नेचुरल करने के लिए ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का इस्तेमाल इस करेक्शन ऑप्शन से किया जाता है। कलर, कई बार क्या होता है इमेज में हम कलर ही चेंज करना चाहते हैं। देखिए, ये वाली इमेज सेलेक्ट थी, इसलिए इस इमेज का कलर जो है चेंज हो रहा है। ये देखो, इस इमेज का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम ये वाली इमेज सेलेक्ट करके रखेंगे तो हमारा इस इमेज का कलर चेंज होगा। ये देखो, इस इमेज का कलर चेंज हो रहा है। तो कई बार अलग अलग प्रकार के इफेक्ट डालने के लिए, कई प्रकार से अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए भी इस कलर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसका यूज़ देखा हमने, कलर किस प्रकार से इसमें करते हैं। अंडू हम कर देते हैं, चलिए करेक्ट हो गया। आर्टिस्टिक इफेक्ट, अगर आपके पास कोई पेंटिंग है, आप उसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप देखिए आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें देखिए हम आर्टिस्टिक इफेक्ट दे देंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये ड्राइंग से बने हैं, जैसा लग रहा है ये पेंटिंग से बने, प्लास्टिक रैप से बने हुए हैं, है ना। पेस्टल स्मूथ, ये नाम दे दिए गए हैं अलग अलग आर्टिस्टिक इफेक्ट के, ये अलग अलग आर्टिस्टिक इफेक्ट के नाम दे दिए गए हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी डिज़ाइन बनानी है, वैसा हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके पहले के जो वर्जन आए थे उसमें इस तरीके से इमेज को इतना सुंदर तरीके से, ना तो करेक्शन के ऑप्शन थे, ना तो उसमें इतने प्रकार के इफेक्ट थे। ये जो जुड़े हैं वो किस में जुड़े हैं, केवल 2013 में जुड़े हुए हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, कंप्रेस पिक्चर। कई बार क्या होता है कि हमको बड़ी बड़ी इमेजेस को ईमेल करना पड़ता है। तो ईमेल में अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करके अगर आप ईमेल करेंगे तो उसमें केवल 10 MB डेटा तक का ये डेटा अटैच कर पाता है। इमेज की साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो इमेज की साइज़ को कम करने के लिए, ठीक है, हम इससे कंप्रेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इमेज की साइज़ जो है वो कम हो जाती है। किस ऑप्शन से, कंप्रेस पिक्चर से। चेंज पिक्चर, यदि हमने ये रखा हुआ है जो भी सिलेक्ट है, चेंज पिक्चर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है वर्क ऑफलाइन में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज की जगह दूसरी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। चेंज पिक्चर में क्लिक करें। अब ये देखिए, यदि इंटरनेट चलता है तो ये ऑप्शन एकदम से क्या हो जाता है, ये वर्क ऑफलाइन ऑप्शन जो है चेंज हो जाता है। तो आप इंसर्ट में जा कर के
और ये फॉर्मेट में जा कर के पिक्चर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जो है आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। टू सी दिस कंटेंट्स प्लीज़ डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, इसलिए वो इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पिक्चर को चेंज करेंगे वर्क ऑफलाइन में जा कर के, है ना। वर्क ऑफलाइन का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम क्लिक करके इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देंगे, वर्क ऑफलाइन ऑप्शन में क्लिक करेंगे और पिक्चर दूसरी सेलेक्ट करके बदल जाएगी। रीसेट पिक्चर, तो क्या होता है कई बार जैसे इसकी हमने साइज बड़ी कर दी, हमने यहाँ पर आए रीसेट पिक्चर में हमने क्लिक किया तो जैसे पिक्चर पहले थी वैसे पिक्चर हो जाएगी, जैसे पिक्चर पहले थी वैसे पिक्चर आ जाएगी। रीसेट पिक्चर एंड साइज, है ना, रीसेट पिक्चर एंड साइज। अगर आपने इसकी साइज़ को भी छोटा बड़ा कर दिया है इस तरीके से, ये देखिए इसकी साइज़ को भी आपने चेंज कर दिया है, और साइज़ को चेंज करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइज को चेंज करने के बाद और फिर आप चेंज करना चाह रहे हैं इसको, तो किस तरीके से चेंज करेंगे इसको वो देखते हैं हम। तो ये फुल स्क्रीन में आ गया था। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए हमको एस्केप की दबाना है और यहाँ पे जाकर के शो टैब एंड कमांड ऑप्शन पे जाना। हाँ, तो इसकी साइज़ को हम छोटा कर देते हैं और उसके बाद फिर से इसमें जाते हैं रीसेट पिक्चर साइज़। तो जो इसकी एक्चुअल साइज़ थी, देखिए जितनी बड़ी साइज़ की इमेज थी उतने बड़े साइज़ की इमेज हो जाएगी इस पर क्लिक करने से। तो ये आप समझ चुके होंगे। अगला दिया गया पिक्चर की स्टाइल। जो पिक्चर आपने रखी हुई इसकी स्टाइल क्या चाहिए। अगर आप उसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, देखिए एक बॉर्डर आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रेम में हो ये पिक्चर। तो कई बार ऐसा भी हमको बनाना पड़ता है, इस तरीके की बॉर्डर तो नहीं लगाना है, इस तरीके की बॉर्डर तो नहीं लगाना है, ये तो बॉर्डर नहीं लगाना है। तो जैसे ही हम पिक्चर में बॉर्डर लगाना चाहते हैं वैसी बॉर्डर लगा सकते हैं। और ये हमारे फॉर्मेट के अंतर्गत पिक्चर स्टाइल में इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके और पिक्चर को और आकर्षक बना सकते हैं और डिज़ाइन में उसे लगा सकते हैं। इसके बाद दिया गया है पिक्चर की बॉर्डर। जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट की हुई है, देखिए आप उसकी बॉर्डर किस तरीके से करना चाहते हैं। हमने कर दिया रेड तो रेड में आ गई, हमने कर दिया ब्लू तो ये ब्लू कलर में आ गई। देख रहे हैं ना, बॉर्डर चेंज हो रही पिक्चर की। पिक्चर में आपको किसी प्रकार का कोई इफेक्ट तो नहीं देना। ये देखो पिक्चर अगर हमने ये वाली सेलेक्ट की हुई है, आप देखना इसमें कुछ अलग प्रकार का इफेक्ट आएगा। ये देखो थोड़ा सा चेंज हो रही है पिक्चर में कुछ अलग प्रकार का इफेक्ट है। बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे ये देख सकते हो कि इसमें क्या आ गई, एक शेडो सी बन गई। तो ये कई बार हम वर्ड का ही इस्तेमाल करके और जो है बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। 2013 में इसने इतनी अच्छी सुविधा दे दी है ग्राफिक को एडिट करने की। तो ये पिक्चर इफेक्ट के द्वारा आ गया। पिक्चर का लेआउट, मान लीजिए जो भी पिक्चर है उसका लेआउट ही आपको चेंज करना। ये देखो पिक्चर का लेआउट चेंज हो गया, आप इसमें टेक्स्ट वगैरह भी जोड़ सकते हैं। तो यदि आपको पिक्चर का लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से पिक्चर का लेआउट भी चेंज किया जा सकता है। अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर पोजीशन। इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसके लिए चलिए अब हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर हम पहले कुछ टेक्स्ट को रखते हैं। ये हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को रख दिया। चलिए ये टेक्स्ट को रख दिया और यहाँ पर हम आते हैं और एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। ये पिक्चर को हमने इंसर्ट कर दिया। ये देखिए अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो गया और एक पिक्चर हो गई। अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो गया और एक पिक्चर हो गई। अब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे पोजीशन में। इसका मतलब होता है कि आप इमेज को कहाँ रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इमेज ऊपर रहेगी, टेक्स्ट नीचे रहेगा। ये देखो इमेज ऊपर रहेगी, टेक्स्ट नीचे रहेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर हमने सेलेक्ट किया तो इमेज बीच में आ गई। ठीक है, इमेज की साइज़ को छोटा करना है, आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखो इमेज यहाँ आ गई, बाकी नीचे टेक्स्ट आ गया। इसको बीच में कर देते हैं, इमेज बीच में आ गई, चारों तरफ टेक्स्ट आ गया। तो हमारे ऊपर है हम कहाँ लगाना चाहते हैं, हम नीचे लगाना चाहते हैं, इधर पे लगाना चाहते हैं, इधर पे लगाना चाहते हैं। कहाँ पर आप इमेज को लगाना चाहते हैं उसके लिए आप ये पोजीशन वाला ऑप्शन चुनेंगे। पोजीशन का मतलब ही होता है कि इमेज को हम किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फॉर्मेट में जाकर के पोजीशन के बाद दिया गया रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है अगर हमने कर दिया यहाँ पर इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो हमारा जो टेक्स्ट है
देखिए ये रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो टेक्स्ट है वो इमेज में किस तरीके से रहे। नहीं तो अगर आप इमेज रख दोगे और टेक्स्ट को लिख दोगे तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा इमेज के साथ में टेक्स्ट जो है वो सेट नहीं हो पाता है, इमेज के साथ में टेक्स्ट जो है वो सेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर में हम क्लिक करेंगे तो इमेज बीच में रहेगी और चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा, कुछ कुछ पोजीशन की तरह ही ये ऑप्शन दिया गया है। टाइट में आप क्लिक कर दोगे तो देखिए जितना आपका इमेज रहेगी बिल्कुल उसी हिसाब से टेक्स्ट रहेगा। उसके अलावा अगर आप थ्रो में क्लिक कर दोगे इसको जहां आप ले जाना चाहो वहां चला जाएगा और टेक्स्ट उसके आजू बाजू दिखलाई देगा। टॉप एंड बॉटम में क्लिक कर दोगे तो ऊपर का टेक्स्ट, आधा टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा टॉप में, आधा टेक्स्ट बॉटम में आ जाएगा। इसी प्रकार से बिहाइंड टेक्स्ट में कर देंगे तो इमेज जो है वो पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा क्योंकि बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया है। इसी प्रकार से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा इन फ्रंट आ जाएगा, ये इमेज इन फ्रंट आ जाएगी, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से रैप टेक्स्ट में एडिट रैप पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें देखो रैप पॉइंट बन जाते हैं। जब आप इसको रैप पॉइंट्स को इस तरीके से करते हो तो हमारा टेक्स्ट उसी अनुसार चलता है जिस अनुसार, ये देखिए टेक्स्ट इसके अंदर आ गया क्योंकि इसका रैप पॉइंट हमने चेंज कर दिया। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो तो जितना हमने रैप किया था उतना टेक्स्ट इसके ऊपर दिखलाई देगा। हालांकि बहुत कम जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर भी आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर दिया तो इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी जहाँ पर भी आप रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। इनमें से एक दो की ज़रूरत ही सबसे ज़्यादा पड़ती है जब वर्ड में हम काम करते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है इसका उपयोग सीखने के लिए, ये तो हमने उसमें भी सीखा हुआ है शेप्स वगैरह में, फिर भी हम इमेज के साथ इनका कैसे उपयोग करेंगे वो देखते हैं। हमने यहाँ पर न्यू पेज ले लिया और न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर हम गए और हम न्यू पेज लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया, इंसर्ट में गए, पिक्चर में क्लिक किया, हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं, फिर इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, फिर दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली ये। ठीक, अब इसके ऊपर अपन समझेंगे अरेंज ऑप्शन का उपयोग। ये दूसरी इमेज भी आ गई, फिर हमने इंसर्ट में गए, पिक्चर में इंसर्ट की 3 इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर काम करेंगे, है ना। ये 3 इमेज हमने सेलेक्ट कर ली, ये 3 इमेज आ गई। अब इसको एक चीज़ पहले ये समझ लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करो, रैप टेक्स्ट करते हैं और इसको कर देते हैं इस तरीके से टाइट, ये एक इमेज हो गई। दूसरी इमेज को सेलेक्ट करते हैं, इसको भी कर देते हैं टाइट, दूसरी इमेज हो गई। और ये तीनों इमेज को हम एक साथ रखेंगे और उसके बाद फिर हम उपयोग करेंगे। फिर इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, एक और इमेज सेलेक्ट कर ली, ये इमेज आ गई, इसको भी हमने कर दिया यहाँ पर टाइट। ये देखो अब हमारे सामने ये तीनों इमेजेस हैं जो कहीं पर भी मूव हो पा रही हैं। ये देखो अब इस समय इस्तेमाल करेंगे किसका, ये ब्रिंग फॉरवर्ड का। इसको हमने सेलेक्ट किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये एक स्टेप आगे आ गई, ब्रिंग फॉरवर्ड। एक स्टेप यदि आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप पीछे जाना है तो सेंड बैकवर्ड। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाना है तो सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड। एकदम से पीछे ले जाना है इस इमेज को, सबसे पीछे ले जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नहीं, इसमें क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक। ये देखो सबसे पीछे चली गई, इसके भी पीछे चली गई। अब इस इमेज को फिर से सबसे ऊपर लाना है और ब्रिंग, इसको करेंगे यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे इसमें क्लिक करेंगे ये इमेज सबसे ऊपर आ गई। ठीक है, ये इमेज सबसे ऊपर आ गई। तो इस तरीके से हमने ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन देखा। इसी में देखिए एक चीज़ और है, अगर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट होता, मान लीजिए ये इमेज नहीं होती टेक्स्ट होता, तो आप इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसके सबसे ऊपर ला सकते हो, है ना। और इसका इस्तेमाल करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट के पीछे ले जा सकते हो इस इमेज को। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे इसको ले जा सकते हो। ठीक है, अगला दिया गया सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में ये बतलाता है कितनी इमेजेस हैं, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करो वो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है टेक्स्ट है उसके पीछे इमेज गई, अपन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपन सिलेक्शन पेन में आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगी। शो ऑल में क्लिक करते हैं
तो सारी इमेज दिखती है, हाइड ऑल में क्लिक करते हैं सारी इमेज हाइड हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि इसका उपयोग इंसर्ट में जाकर के जब हम कोई पिक्चर रखते हैं तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं अलाइन के, ये ऑप्शन आपको आगे भी मिलेंगे। जैसे कि शेप्स वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहाँ पर ये अरेंज वाले ऑप्शन तीनों रहेंगे। देखिए इसका उपयोग समझ लेते हैं। इन इमेजेस को हमने कुछ इस तरीके से जमा लिया है, ठीक। ये देखो इन तीनों इमेजेस को शिफ्ट की के साथ दबा करके सिलेक्ट करते हैं। अलाइन में क्लिक किया, अलाइन लेफ्ट, तीनों एक बराबर अलाइन हो गए। यहाँ पर क्लिक किया, अलाइन राइट, तीनों एक बराबर अलाइन हो गए, राइट में अलाइन हो गए, है ना। एक साथ लेफ्ट में अलाइन करना है तो सिलेक्ट करेंगे, एक साथ राइट में अलाइन करना है तो सिलेक्ट करेंगे, फिर से तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब जाएंगे फिर से इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद ये हमारा फॉर्मेट टैब है, अलाइन कर देंगे सेंटर में। तो ये देखिए तीनों सेंटर में अलाइन हो गए। इसी तरीके से अलाइन दिया गया टॉप में। तो ये टॉप में कैसे अलाइन करने के लिए ऑप्शन दिए गए, देखो इसको आगे पीछे करते हैं ये। अब इसको हमने सेलेक्ट किया शिफ्ट, और ये तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए अलाइन टॉप, ये देखो तीनों टॉप में अलाइन हो गए। अगर बॉटम में अलाइन करना है, अलाइन बॉटम, ये देखो तीनों बॉटम में अलाइन हो गए, है ना। इसी प्रकार से क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली, ये देखो ये हॉरिजॉन्टली बिल्कुल बराबरी में आ गए तीनों। फिर हमको करना है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली, ये वर्टिकली बिल्कुल बराबर में आ जाएंगे। अगर ये ऐसा ऐसा अलग है, ये देखिए ऐसे ऐसे अलग हैं, और हमने तीनों को शिफ्ट से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली, ठीक है। तो ये वर्टिकली, ये देखो ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा बराबर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टली तीनों इमेजेस बराबरी में आ जाएंगी। तो एक साथ उसको बराबरी में लाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाइन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। आप यहाँ से पिक्चर देख करके भी बहुत कुछ समझ सकते हैं कि ये इमेज जो है वो किस प्रकार से आने वाली है। देखो यहाँ पर लेफ्ट में बराबर हो जाएगी, यहाँ सेंटर में, यहाँ राइट में, यहाँ टॉप में, यहाँ बॉटम में। इमेज से कुछ समझ में आ रहा है ना, यहाँ बॉटम में। इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है, एक इमेज को ये लगाओ, दूसरी इमेज को यहाँ लगाओ, तीसरी इमेज को इसके पीछे लगाते हैं, तीसरी इमेज को इसके पीछे लगाते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं इसको इस तरीके से, और अब क्लिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और क्लिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली में बराबरी में आ गए, और हॉरिजॉन्टली में। वैसे ये दिखलाई दे रहा है, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली में इस तरीके से ये बराबर में हो गए थे, और वर्टिकली को समझने के लिए इमेज को कुछ इस प्रकार से लेना चाहिए था। ये इमेज को कुछ इस प्रकार से लेना चाहिए था, और अब सेलेक्ट करना चाहिए था, ये इसको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा खिसका देते हैं, फिर इसमें जाते हैं और फिर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली। ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, और फिर से लाइन में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली, ठीक है। तो ये वर्टिकली बराबर आ गए, और डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली बराबर आ गए। इस तरीके से ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बराबर में कर देता है। अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज, पेज के साथ कैसे अलाइन करेंगे चलिए देखते हैं। पेज के साथ अलाइन करते हैं। अलाइन टू मार्जिन, इसको यहाँ सेट करो, फिर जाओ अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में फिर बतला देते हैं। फिर दिया गया देखो रोटेट, कोई भी इमेज यदि सेलेक्टेड है आपकी, जैसे ये वाली इमेज हमने सेलेक्ट करके रखी है, उसको आपको कितने एंगल में रोटेट करना, ये रोटेट कर दिया, ये रोटेट कर दिया, ये रोटेट कर दिया, ये रोटेट कर दिया। इस तरीके से इमेज को अपन क्या कर सकते हैं, कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखो इमेज को क्रॉप करना है, कई बार इमेज को क्रॉप भी करना पड़ता है, तो इमेज को अपन इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, ये ठीक है। इमेज चारों तरफ से क्रॉप हो गई। इमेज की हाइट बदलना है, इमेज की विड्थ बदलना है, यहाँ से बदल जाएगा। अगर आपको इस इमेज को, जो भी इमेज ने आपने ली है, उसको क्रॉप करना चाहते हैं किसी शेप के अनुसार, ये देखो उस इमेज को किसी शेप के अनुसार भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो, इस प्रकार से भी अपन क्रॉप कर सकते हैं। फिल में क्या होगा, पूरे इमेज आ जाएगी, क्रॉप कर देंगे तो ये कट जाएगी इमेज। फिट में क्या होगा, ये चारों तरफ इमेज फिट हो जाएगी एक बॉक्स के जैसे। तो ये क्रॉप करने से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं तो वही चीज़ आती है, पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वही चीज़ आती है, समझ गए। ये पिक्चर वाला ऑप्शन है।
इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है स्मार्ट आर्ट। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट का यहाँ पर कलेक्शन उपलब्ध होता है। तो आप देखेंगे ऑल में जाएंगे तो हमको सभी प्रकार के स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। यदि हम अलग अलग में जाना चाहते हैं, जैसे हम लिस्ट में जाना चाहते हैं, प्रोसेस में जाना चाहते हैं, साइकिल में जाना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के हमको स्मार्ट आर्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन करते हैं जिससे आपको तरीका पता चल जाएगा कि स्मार्ट आर्ट में वर्क कैसे करते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। तो मान लीजिए हमने इस वाले स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन पर क्लिक किया। ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यूज टू शो हायरार्किकल इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक प्रकार का कोई कैटेगरी बताना हो या हायरार्की बताना हो, उसके लिए इस प्रकार के स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन में क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। स्मार्ट आर्ट का एक एग्जाम्पल हमने निकाल के रखा हुआ, देखिए इसी तरीके का हायरार्की को बतलाने के लिए यहाँ पर एक स्मार्ट आर्ट बनाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को बतलाया गया है, वीपी मार्केटिंग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीनियर वीपी इंजीनियर। फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के अंतर्गत 2 लोग आते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये पोस्ट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं उसके बारे में बताया गया है। एक होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसी प्रकार से सीनियर वीपी इंजीनियर के अंतर्गत 2 लोग आते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन हेड और प्रोडक्ट इंजीनियर, और ये एनालिस्ट। तो यहाँ पर जो हमको टेक्स्ट है इस पे नहीं जाना है, यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ की हायरार्की कैसे बनाते हैं। एक उदाहरण मैंने दिया। अब यहाँ पर जैसे इसका उदाहरण में हम यहाँ पर नॉर्मल समझते हैं, कंप्यूटर में जो डिवाइस होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो डिवाइस होती हैं उसके लिए हम एक स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए स्मार्ट आर्ट को मान लीजिए एडिट करना है, ये हम साइड वाला बॉक्स बंद कर देते हैं, स्मार्ट आर्ट को थोड़ा सा छोटा कर लिए, यहाँ डिवाइस लिखे। अब हम चाहते हैं यहाँ पर 2 चीज़, यहाँ एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस, 2 कैटेगरी बनाना है। इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करो, कट कर दो, डिलीट हो गया। इसको भी राइट क्लिक करो, कट कर दो, ये भी डिलीट हो गया। अब हमने लिखा है यहाँ पर इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया आउटपुट। कंप्यूटर में 2 डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट। अब हम चाहते हैं इसके अंदर और जोड़ना है, तो हमको राइट क्लिक करेंगे और ऐड शेप में जाएंगे और हमको किस में क्लिक करना है? ऐड शेप बिलो, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हमको ऐड करना है। और भी ऐड करना तो राइट क्लिक, ऐड शेप बिलो, इस तरीके से ऐड होते जाएगा। राइट क्लिक, ऐड शेप बिलो। तो ये हमारे ऊपर हमको किस तरीके की डिज़ाइन जो है बनाना है। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस में बनाना है तो राइट क्लिक, ऐड शेप बिलो, आउटपुट डिवाइस में एंटर हो गया। राइट क्लिक, ऐड शेप बिलो, ये ऐड हो गया। कुछ टेक्स्ट लिखना है, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट डिवाइस में। कौन सी इनपुट डिवाइस होती है? कीबोर्ड होता है ये, ठीक है। राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। और डेटा को इनपुट करने के लिए माउस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से डेटा को इनपुट करने के लिए स्कैनर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, स्कैनर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, आउटपुट डिवाइस में आता है प्रिंटर, ये लीजिए। तो इस तरीके से कोई भी हम स्मार्ट शेप का इस्तेमाल करके, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके और डिज़ाइनिंग जो है बना सकते हैं। अब एक चीज़ और बतला दें, जैसे ये यहाँ पर हम मूव करना चाह रहे हैं, मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पर जाइए और ये बिल्कुल एक बंद शेप की तरह, इमेज की तरह कार्य कर रहा है। इसमें आपको जो भी ऑप्शन चुनना है वो ऑप्शन चुन लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसको कहीं पे भी मूव करना चाहेंगे ये आसानी से मूव हो जाएगा। अब जैसे ही कोई भी स्मार्ट आर्ट रखते हैं, यहाँ पर जब आप जाओगे तो ये तो एक उदाहरण दिया हमने, यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट आर्ट बने हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे स्मार्ट आर्ट बने हुए, किसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हमने ब्लॉक स्टाइल वाला ये वाला ऑप्शन चुना, ओके किया, तो हमारा जो है ये ब्लॉक स्टाइल का जो स्मार्ट आर्ट है वो इनपुट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जगह रख दिया। थोड़ा सा 1-2 और बताएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्मार्ट आर्ट जाते हैं, हमने यहाँ पर
आप जाइए ऑल में, आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए प्रोसेस का भी दिया गया है, इतने सारे प्रोसेस से रिलेटेड हैं। किसी चीज़ की साइकिल बताना है तो ये हमने साइकिल वाला कर दिया मान लीजिए। तो एक बनाते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट की साइकिल क्या होती है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में जाके आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो उसकी एक साइकिल क्या होती है ये बतलाना है मान लीजिए। तो कस्टमर, सबसे पहले कस्टमर ने अपने कंप्यूटर में क्या सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। कोई भी वेबसाइट में जाता, फ्लिपकार्ट, अमेजन में, सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है। कस्टमर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, ऑर्डर करता है। उस प्रोडक्ट को क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया है ऑर्डर एंड पेमेंट। ऑर्डर किया और उसने पेमेंट किया। अब ये ऑर्डर और पेमेंट किसके पास जाती है, ये कस्टमर हो गया। किसके पास जाती है जानकारी, मर्चेंट के पास जाती है, जो व्यापारी है, जो वेबसाइट वाला ओनर है, जो वेबसाइट की कंपनी, उसके पास जाती है। कंपनी इस ऑर्डर को कहाँ पर पहुँचाती है, वेयर हाउस में, ठीक है। कहाँ पहुँचा देती है, वेयर हाउस में, जहाँ पर उसका प्रोडक्ट जो है वो रखे होते हैं या जहाँ से उस प्रोडक्ट को पैकेज किया जाता है। वेयर हाउस के बाद वो प्रोडक्ट किस में आता है, वेयर हाउस के बाद वो प्रोडक्ट आता है ट्रांसपोर्ट में, और ट्रांसपोर्ट के बाद किस में पहुंच जाता है, कस्टमर में। ये साइकिल एक प्रकार की बन जाती है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आइडिया हो चुका होगा कि यदि हम स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या बना सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हमको क्या बनाना है, और उसके बाद उस डेटा के अनुसार हमको उस डेटा को जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हमको किस प्रकार के स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ये भी हमको देखना होगा। और जब हम ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार के स्मार्ट आर्ट की हमको ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अब आप किसी भी स्मार्ट आर्ट को जैसे ही बनाते हो तो बनाने के बाद जैसे ही हम जब पिक्चर इंसर्ट करते थे, टेबल इंसर्ट करते थे, शेप इंसर्ट करते थे तो टैब जुड़ जाते थे, वैसे ही स्मार्ट आर्ट को भी एडिट करने के लिए टैब जुड़ जाते हैं। जैसे एक डिज़ाइन टैब जुड़ गया और एक फॉर्मेट टैब जुड़ गया। फॉर्मेट टैब आपको बिल्कुल बहुत कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपने शेप में वर्क किया था, क्योंकि ये भी एक प्रकार के शेप है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है। ये भी एक प्रकार के शेप है भाई, ये बॉक्स है, सिंपल शेप है, ये भी एक शेप है। तो पूरा एक शेप के अंतर्गत ही बनाया गया है। लेकिन स्मार्ट आर्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल पहले से बना हुआ शेप्स है, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर दो टैब जुड़ते हैं, डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब। तो चलिए डिज़ाइन टैब में देखते हैं। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो भी स्मार्ट आर्ट आपने सेलेक्ट किया है उसकी डिज़ाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कई जगह हो सकता है इस प्रकार की डिज़ाइन बनाना हो, कई जगह इस प्रकार की डिज़ाइन बनाना हो, कई जगह इस प्रकार की डिज़ाइन बनाना हो, ठीक है। तो किसी भी डेटा को थ्योरी में लिखने की बजाय यदि इस प्रकार से हमने किसी को पिक्चर में समझा दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया तो वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, बजाय ई कॉमर्स की लंबी चौड़ी थ्योरी लिखी होती। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और YouTube में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ वीडियोस भी बनाने YouTube में, तो अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो जो व्यूअर्स हैं उनको वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा चीज़ अच्छी लगेगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बजाय लंबी चौड़ी थ्योरी बताने के। तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट की हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्मार्ट आर्ट के देखो कलर चेंज हो जाए, कितना आकर्षक लगने लगा ये। तो थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद ये चीज़ें बहुत काम की है। स्टूडेंट को भी किसी चीज़ के बारे में थ्योरी पढ़ाना है, एनवायरनमेंट साइंस की बुक देखिएगा आप, स्कूल की चिल्ड्रंस की जो बुक्स आती हैं, इंग्लिश की बुक आती है, सोशल साइंस की बुक आती है, उसमें देखना इस प्रकार के आपको बहुत सारे चित्र मिलेंगे, बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे। उन डायग्राम को देख करके भी बहुत कुछ डिज़ाइन किया जा सकता है वर्ड में। तो हमको एक तरीका ही पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आगे चल के फिर इस प्रकार से हम सोच भी पाएंगे कि इसमें क्या बनाना है। तो आप देख सकते हो इसमें इतने प्रकार की डिज़ाइन जो है बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको लेआउट चेंज करना हो, ठीक है, चीज़ें यही हों लेकिन हमको ये वाली डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही हो, हमको डिज़ाइन बदलना हो, तो ये क्या चेंज कर रहा है, ये इसका लेआउट चेंज कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें वही रहेंगी लेकिन ये क्या चेंज कर देगा, ये इसका लेआउट चेंज कर देगा। तो यहाँ से जो भी लेआउट आपको काम का लग रहा है उस लेआउट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर हमने इसको इस तरीके से कुछ ऐसा बड़ा छोटा कर दिया
और अगर हम इसको रीसेट में क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि जो भी डिज़ाइन इसमें अप्लाई किया गया है, जो भी कलर हमने अप्लाई किया है, लेकिन ये तुरंत अपने बेसिक डिफ़ॉल्ट कलर में आ जाएगा जिसको हमने लिया था। किस में क्लिक करने पर? ये रीसेट ग्राफिक्स में क्लिक करने पर। तो ये सारे ऑप्शन को देख लिया। क्रिएट ग्राफिक्स में जब जाएंगे तो यहाँ से आप ये जो ग्राफिक्स है ना, इसमें बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। ये तो डिज़ाइन वाला भाग हो गया, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। आपने सेलेक्ट किया, ऐड शेप में जाएंगे। अभी देखो आ रहा था ना ऑप्शन राइट क्लिक करने में, ये यहाँ से राइट क्लिक करने में जो ऑप्शन आ रहा था वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है कि हमने उसको सेलेक्ट किया, ऐड शेप में गए, हमने कर दिया ऐड शेप आफ्टर। तो आप देखो इसके बाद एक और अगर हमको जोड़ना था, हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट के बाद सेल्समैन लेता है इसको। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से तो कस्टमर के पास पहुंचता नहीं है, किसके पास आता? सेल्समैन के पास आता। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और जोड़ दिया हमने, सेल्समैन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको कोई शेप ऐड करना है तो आप ऐड शेप में जा करके बिफोर या आफ्टर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है क्या? ऐड बुलेट। इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने इसमें कुछ और टेक्स्ट दे दिया और इसी टेक्स्ट को हमने मान लीजिए इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऐड बुलेट में क्लिक करेंगे हम, तो क्या होगा हमारे इस टेक्स्ट में क्या ऐड हो जाएगी? बुलेट्स ऐड हो जाएंगी। ये देखो ऐड बुलेट में क्लिक करेंगे तो क्या ऐड हो जाएंगी? बुलेट्स ऐड हो जाएंगी, ताकि हम अपने जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको बुलेट के रूप में बतला सकें। टेक्स्ट पेन में क्लिक करने पर देखो जो भी स्मार्ट आर्ट है उसके बाजू से एक टेक्स्ट पेन जुड़ जाती है। टेक्स्ट पेन में क्या फ़ायदा होता है? ये देखो कस्टमर, यहाँ से आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। मतलब आपको राइट क्लिक करके बार बार क्या करने की ज़रूरत नहीं है, एडिट टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने स्मार्ट आर्ट को यहाँ से भी एडिट कर सकते हो और यहाँ से जा कर के उसको नीचे और ऊपर करने के लिए देखिए मूव अप कर सकते हैं, देखो चेंज हो गया ऑर्डर, मूव डाउन कर सकते हैं, देखो चेंज हो गया ऑर्डर, और डायरेक्ट यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो टेक्स्ट पेन है इसके द्वारा इसी स्मार्ट आर्ट के टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको कुछ जो भी ऑप्शन एक्टिव हो रहे हैं वही ऑप्शन का उपयोग अभी हम कर पाएंगे। राइट टू लेफ्ट, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए जो ये शेप का देखिए सिंबल देखिएगा ये चेंज होगा। अभी क्या हो रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है राइट टू लेफ्ट की तरफ। इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए शेप क्या बतलाने लगा, शेप बतलाने लगा कुछ इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट शेप चेंज हो गया ना। इस तरीके से अगर शेप में चेंजेस करने हैं, उसके सर्कल पे प्रोसेस पे चेंज करना है तो इस पर अपन चेंज क्लिक करके चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डिमोट। ठीक है, डिमोट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ द सिलेक्टेड बुलेट और शेप। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये डिमोट हो गया। डिमोट का मतलब हो गया एक स्टेप नीचे लग गया। यहाँ पर लिखा हुआ मर्चेंट, इसकी और हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखिए आप दिख रहा है, ये हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने क्लिक कर दिया किसमें? डिमोट में। ये देखो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया इसको तो ये हमारा कहाँ चला गया टेक्स्ट? ये टेक्स्ट यहाँ से अलग हो गया। फिर हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने क्लिक किया डिक्रीज द लेवल ऑफ द सिलेक्टेड बुलेट और शेप। दिस ऑप्शन इज मोस्ट यूजफुल व्हेन वर्किंग विद द टेक्स्ट पेन। अच्छा, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर तब किया जाता है जब हम टेक्स्ट पेन के साथ वर्क करते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट पेन में आ गए। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कर दिया हमने प्रमोट। ठीक है, तो देखो ऑर्डर एंड प्रमोट क्या हुआ, ऊपर चला गया डिमोट। तो ये क्या हो गया, ये मर्चेंट में क्लिक किया, इस बार हमने क्लिक किया इसको प्रमोट। ये देखिए ये यहाँ पर आप समझो कि ये इसका लेवल चेंज होता है। जैसे कस्टमर के अंदर आता है ऑर्डर एंड पेमेंट, कस्टमर के अंदर ये आपको इसको भी रखना है तो डिमोट में क्लिक कर दो, देखो इसका चेंज हो गया। वेयर हाउस को भी करना है तो ये देखो इसके अंदर हो गया। ठीक है, मतलब ये लेवल हो गया, ये मेन लेवल हो गया। ये कस्टमर के अंतर्गत आते हैं ऑर्डर एंड पेमेंट, मर्चेंट, वेयर हाउस। तो ये लेवल को चेंज करने के लिए है। इसके लेवल को ट्रांसपोर्ट के अंदर करना है तो डिमोट। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक कोर्स वाला हम बनाएं और कोर्स वाले में हम ये बनाएं कि DCA फर्स्ट सेम, DCA फर्स्ट सेम के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर PC पैकेज, MS एक्सेस। तो DCA फर्स्ट सेम क्या हो जाएगी? मेन हेडिंग हो जाएगी और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर PC पैकेज MS एक्सेस उसके अंतर्गत सब हेडिंग हो जाएगी। तो यदि आपको किसी मेन हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग बनाना है तो आप यहाँ प्रमोट और डिमोट से उसके लेवल को चेंज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये था कि जब भी हम किसी भी प्रकार के स्मार्ट शेप को रखते हैं तो इसके द्वारा हम स्मार्ट शेप में चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन तो आपने नॉर्मली इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसे यहाँ से शेप चेंज करना है, आप शेप चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके। ये देखिए जैसा शेप चाहिए वैसा शेप चेंज कर सकते हैं। लार्जर में क्लिक कर सकते हैं, स्मॉल हो जाएगा स्मॉलर में क्लिक करने पर, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम यहाँ फॉर्मेट में आकर के ये जो शेप्स दिए गए हैं इन पर वर्क कर सकते हैं। इनकी डिज़ाइन को यहाँ से इंडिविजुअल की डिज़ाइन को चेंज किया जा सकता है, शेप के कलर को चेंज किया जा सकता है, शेप की आउटलाइन को बदला जा सकता है। देखिए आउटलाइन बदल गई, शेप के इफेक्ट को अलग अलग दिया जा सकता है। देखो इफेक्ट बदल गया। तो ये चीज़ें हमने प्रैक्टिस की हैं, जब हमने शेप बनाया है तब प्रैक्टिस की है ना। वर्ड आर्ट के समय भी, अब वर्ड आर्ट ये दिया गया, वर्ड आर्ट जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी इसके अंदर का टेक्स्ट है वो बदल जाएगा। उसके अंदर का कलर करना है, कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज हो जाएगी। ये देखिए टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज हो गई। इसको जूम करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है उसको यदि आपको फॉर्मेट करना है तो वर्ड आर्ट स्टाइल के अंतर्गत कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया इसका कब, देखो कब हाईलाइट होगा, जब पूरे वर्ड आर्ट को हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तब ये हाईलाइट होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने कोई भी स्मार्ट शेप, ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर शेप होता है, इस शेप को यदि एडिट करना है तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ से पोजीशन और ये रैप टेक्स्ट, ये सारा कुछ एक शेप के साथ जब वर्क हम करते हैं तो ये बिल्कुल शेप की तरह ही, अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है उसको हम इसको पोजीशन करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से पोजीशन कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हमने जब इंसर्ट में जा कर के यहाँ से हमने शेप को इंसर्ट करना बतलाया था और पिक्चर के बारे में बतलाया था। बिल्कुल इसी तरीके की जो टैब है यहाँ पर जुड़ती थी, तो उसको भी देख करके आप जो है बिल्कुल सेम इसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने एमएस वर्ड के अंतर्गत कैसे हम किसी टेबल को बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एमएस वर्ड के अंतर्गत पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अब आपको प्रैक्टिस करना है। एमएस वर्ड के जो एडवांस वर्जन को आप सीख रहे हो, इस वर्जन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वैसे ही ऑप्शन आपको इसके और एडवांस वर्जन में भी मिलेंगे। यदि आप इन ऑप्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो हर जगह ऑफिस में आपको इसी प्रकार से एमएस वर्ड दिखलाई देगा। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रैक्टिकल आपने देखा हुआ है उसकी अब अच्छे तरीके से आपको अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर लेना है। ध्यान रखिए प्रैक्टिस करने से ही फायदा होगा, वीडियो देखने बस से फायदा नहीं होगा। तो अभी यदि आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली हमारी 6 नंबर की क्लास, डे 6 की क्लास, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब की, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब आपको नेक्स्ट क्लास को सजेस्ट करे और लैपटॉप या कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो मिलते हैं कल की क्लास में।